हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीयूटी वाला पर। मैं हूं अंकित मालवी और आज हम बात करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का 7वां अध्याय या 7th टॉपिक, दैट इज द मौर्यन एंड द पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो इस सेशन में हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार के बारे में बात करेंगे। और जो पोस्ट मौर्यन पीरियड रहा है, जो उत्तर मौर्य काल रहा है, इस पोस्ट मौर्यन पीरियड में जो ब्राह्मणिकल डायनेस्टीज, इट मींस जो ब्राह्मण वंशों ने शासन किया मगध के ऊपर, उन सारी चीजों को आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस सेशन में हम किन किन चीजों के ऊपर बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड दी सोर्सेस ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य का एक बेसिक इंट्रोडक्शन और मौर्य साम्राज्य की जानकारी के जो भी स्रोत रहे हैं, जो भी सोर्सेस रहे, उन सभी की बात की जाएगी। देन रेन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोक, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये तीन सबसे महानतम शासक कहलाते हैं मौर्य साम्राज्य के और प्राचीन भारतीय इतिहास के। तो इन तीनों के शासनकाल में जो भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। देन पोस्ट मौर्यन पीरियड एंड दी ब्राह्मणिकल डायनेस्टीज ऑफ मगध। तो मगध में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो ब्राह्मण वंशों ने शासन किया था, जैसे शुंग, सातवाहन और कण्व वंश, उन तीनों डायनेस्टीज के इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में बात करेंगे। एंड देन लास्ट टॉपिक इज फॉरेन इन्वेजन ऑफ द पोस्ट मौर्यन पीरियड एंड द कुषाण एम्पायर। तो इस पोस्ट मौर्यन पीरियड में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं, लाइक इंडो ग्रीक्स, शक, यूची, और उसके बाद जो कुषाण साम्राज्य की भारत में स्थापना हुई है, जो कुषाण एम्पायर स्टेब्लिशमेंट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ कुषाण वंश का जो महानतम शासक रहा है कनिष्क, उसके शासनकाल की कुछ घटनाओं की बात करेंगे। तो काफी कुछ चीजें हैं जो आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा दोस्तों। 1 बाय 1 चीजों को एक एक करके हम कवर करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के, मौर्य एम्पायर की। और सबसे खास बात मौर्यन एम्पायर की आप सभी जानते हैं कि पहली बार भारत में या भारतीय इतिहास में यह कहा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य के समय भारत में एक पॉलिटिकल इंटीग्रिटी स्थापित हुई, एक राजनीतिक एकता बनी, क्योंकि पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान था पहली बार यूनिफाइड हो पाया किसके समय पर? मौर्य साम्राज्य के समय पर। और ऐसा करने में सक्सेस मिली थी, सफलता मिली थी मौर्य साम्राज्य के ही शासक सम्राट अशोक को। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला सबसे विशाल और सबसे समृद्ध और सबसे महान साम्राज्य कहलाता है। इसके पहले जो डायनेस्टीज थी वो उतनी ज्यादा पावरफुल साम्राज्य नहीं बना पाए थे। जैसे कि हम बात करें हर्यक वंश और उसके पहले शिशुनाग वंश या नंद वंश की हमने बात करी। तो यहां पे हम देखते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री पॉलिटिकल यूनिटी अपीयर्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दी मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन पीरियड के समय हमें पहली बार एक पॉलिटिकल इंटीग्रिटी या यूनिटी दिखाई दी है इंडिया में। देन अगर हम यहां पे बात करें, इंपीरियर अशोक सबड्यूटेड ऑलमोस्ट ऑल मेजर महाजनपद अंडर दी मगध एम्पायर। तो जो सम्राट अशोक रहे उन्होंने अपने समय पर सारे के सारे जितने भी महाजनपद थे उनको अपने मगध साम्राज्य के अधीन या कंट्रोल करने में सफल हो पाए थे। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो सोर्सेस रहे मौर्य साम्राज्य के बारे में, उन थोड़े से कुछ सोर्सेस की बात करते हैं जहां से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें कुछ लिटरेरी सोर्सेस भी हैं और कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हैं। लिटरेरी या साहित्यिक स्रोत में आप सभी जानते हैं सबसे खास जो लिटरेरी सोर्स है मौर्य साम्राज्य की जानकारी का, वो है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई बुक जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। क्योंकि कौटिल्य उस समय समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे चंद्रगुप्त मौर्य के, सम्राट अशोक के या बिंदुसार के। तो कौटिल्य ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र की अगर बात करें, ये कंटेम्प्रेरी टाइम की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसे 1904 इन द ईयर 1904 में डिस्कवर किया गया था और आर शाम शास्त्री के द्वारा इसे खोजा गया था। इस बुक के टोटल 3 पार्ट हैं, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसके टोटल 3 पार्ट हैं, इसके अंदर 15 सेक्शन और 180 के लगभग उपभाग हैं। इस बुक के अंदर क्या बात बताई गई है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, किसके द्वारा लिखी गई है ये बात हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें टोटल 18 डिपार्टमेंट यानी उस समय के 18 विभागों की भी बात कही गई है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस वाली नाम से जो बुक है, इस ग्रंथ को कंपाइल किया था विशाखदत्त नामक एक इतिहासकार ने। और विशाखदत्त ने जो ये बुक लिखी मुद्रा राक्षस, इसमें बताया गया है कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य का पतन किया था। तो ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है मौर्य मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ से। देन वी हैव द इंडिका। आई थिंक एवरीवन नोज दैट इंडिका इज द मोस्ट फेमस बुक एंड इससे हमें काफी ज्यादा बेहतरीन और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। ये जो बुक है इंडिका, इसे किसके द्वारा लिखा गया था? इसे लिखा गया था मेगास्थनीज, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर भारत आया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और इसने लिखी थी इंडिका ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक भाषा में, जिससे कि हमें उस समय के जो सोशल कंडीशंस थी, जो सोशल डिवीजन था, उसके बारे में पता चलता है। और ये बात पता चलती है कि इस समय पर मौर्यन जो सोसाइटी थी, जो समाज था, वो 7 वर्गों में बटा हुआ था। और यहां पर स्लेवरी यानी कि जो दास वर्ग था उसकी अनुपस्थिति बताई थी मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक बुक में। इसके अलावा जो उस समय की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था कहाँ का?
मगध का, उसके बारे में भी काफी सटीक इंफॉर्मेशन इस बुक में दी गई है। देन वी हैव द लास्ट वन, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इट मींस पुरातात्विक स्रोत। अब अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं, पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की जानकारी के, तो इसमें आप सभी जानते हैं कि कई सारे सोर्सेज हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं रिलेटेड टू द मौर्यन एम्पायर। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक लेख का निर्माण किया गया था और उसी के पास एक इंस्क्रिप्शन बनाया गया जिसका नाम है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे जूनागढ़ पिलर इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख या जूनागढ़ पिलर, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इस पिलर से इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है, मौर्य एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। सेकंड नंबर पे हम आएंगे अशोक के ऊपर, और अशोक के जो एडिक्ट्स हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं उनसे हमें मौर्य साम्राज्य की कई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मौर्य साम्राज्य का जो राजकीय चिन्ह है वो भी इस तरह से माना जाता था, जिसे हम अशोक का जो स्तंभ है उसके रूप में जानते हैं। सारनाथ का जो पिलर स्तंभ है, पिलर अभिलेख है, जो कि मौर्य साम्राज्य का ही राजकीय चिन्ह है और यही हमारे देश का भी राजकीय चिन्ह के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं भारत के अन्य अलग अलग हिस्सों में और भारत के बाहर के अगर देशों की बात करें, आउटसाइड इंडिया की भी बात करें, तो ये एक महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस रहे हैं मौर्य साम्राज्य की जानकारी के, जिसे 1837 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसकी भाषा को समझा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये हो गए सोर्सेस ऑफ मौर्यन एम्पायर और मौर्य डायनेस्टी। अब हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के स्थापना के बारे में। आप सभी जानते हैं क्योंकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन उसके जस्ट पहले नंद वंश का शासन हुआ करता था, जिसमें एक अत्यंत ही क्रूर और घमंडी शासक रूल कर रहा था जिसका नाम था धनानंद। और धनानंद के द्वारा ही एक बार कौटिल्य का तिरस्कार कर दिया गया था, अपमान कर दिया गया था, और इसी के बाद कौटिल्य ने उसका एक जो स्टूडेंट था उसको प्रिपेयर किया, उसको तैयार किया, उसको गाइड किया, जिसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। एंड फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य ने गाइडेंस ऑफ कौटिल्य के गाइडेंस में उसकी निर्देशों पर चलते हुए इस नंद वंश के साम्राज्य को समाप्त किया और मौर्य वंश की स्थापना की। अब ये जो स्टूडेंट था उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहां से आपको ये पता चला कि इस वंश की स्थापना कैसे हुई है, इस साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई है और किसने की है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। जिसके बारे में या जिसके ओरिजिन के बारे में अगर बात की जाए तो कई सारी मिस्ट्री है, या एक प्रकार से बात की जाए तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का ओरिजिन क्या है, उसकी अगर हम वर्ण की बात करें तो कहां से वो संबंधित थे, इस बारे में कई इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो कई लोगों का यह मानना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो शूद्र वर्ण से संबंधित थे, या उनकी जो मदर थी वो अंतिम नंद वंश की वाइफ हुआ करती थी जो कि शूद्र वर्ण से संबंधित थी। और कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कौटिल्य के शिष्य थे। बस इतनी बात बताई जाती चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हालांकि इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की और उसके बाद की जो सारी हिस्ट्री है वो हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर है। तो यहां पे अगर हम बात करें, द मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य आफ्टर डिफीटिंग द लास्ट नंद रूलर, जिसका नाम क्या है, धनानंद। ठीक है, इसके लिए भी कई सारे बैटल्स लड़े गए, सीरीज ऑफ बैटल्स में फाइनली उन्हें सक्सेस मिली। देन चंद्रगुप्त मौर्य कुड अचीव दिस फीट ओनली विथ द स्ट्रेटेजिक एडवाइस ऑफ द चाणक्य। चाणक्य की जो सामरिक सलाह रही है उसी के बलबूते पर इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना कर पाए थे। सभी लोगों को बात क्लियर हो गई। अब देखिए, हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है वो जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से प्राप्त होती है, जिसमें कि अगर हम बात करें उनके ओरिजिन को लेकर कई सारी जो है विवाद है या एक सटीकता उसमें नहीं मिल पाती है। कई लोगों का यह कहना है कि वो शूद्र वर्ण से संबंधित थे और उनकी जो माता थी, उनकी जो मदर थी, वो अंतिम नंद वंश के जो शासक थे उनकी वाइफ हुआ करती थी। और कई लोगों का मानना है कि वो कौटिल्य के शिष्य थे। ठीक है जी, बात खत्म यहां पे। अब ये बना है पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य, जो अशोक के समय पर अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा था। तो पूरे के पूरे इंडिया में अगर साउथ का कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाए और बीच में कुछ पार्ट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे इंडिया को और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक का जो पूरा क्षेत्र था उस पर मौर्य साम्राज्य पर का नियंत्रण हो गया था। इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने बनाया था। यहां पे आप देखेंगे तो कई बार इतिहासकारों ने कहा है कि जब मौर्य साम्राज्य को हम देखते हैं तो एक शेर के समान हमें एक मैप बनता हुआ दिखाई देता, उसी तरह आपको दिखाई देगा कि इस तरह से शेर के आकार का एक मैप हमें यहाँ पे भारत का बनता हुआ दिखता है। ठीक है जी, तो ये मौर्य साम्राज्य था जो अशोक के समय पर इसकी सीमाएं हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम अगर बात करें, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके ओरिजिन के बारे में और जिस तरह उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की उसके बारे में हमने बात बताई। अब जैसे इन्होंने साम्राज्य की स्थापना की और इनका जो शासनकाल रहा वो 322 के अराउंड से लेकर
298 बिफोर कॉमन इरा तक माना जाता है। तो शासनकाल देखें 321 या 322 से 298 बीसी तक इनका शासनकाल रहा। जैसे ही ये गद्दी पर बैठे, अगर हम इनके शासनकाल की बात करें, टाइम ड्यूरेशन में आपको बता चुका हूं, और इनके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें जैन धर्म के ग्रंथ और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से पता चलती है। लेकिन उस समय पर ग्रीक्स का भी बोलबाला था, तो ग्रीक लिटरेचर से, ग्रीक टेक्स्ट से अगर हम इनके नाम की बात करें तो इनके नाम का उल्लेख किया गया है सेंडोकोटस के रूप में। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि इनका जो ग्रीक नाम बताया गया है वो क्या है, सेंडोकोटस। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है जी। अब इनके दरबार में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था प्लूटार्क और जस्टिन। दो नाम याद रखेंगे। इनके दरबार के अंदर रहने वाले दो महत्वपूर्ण लोग जिनके नाम क्या है, प्लूटार्क और दूसरा नाम है जस्टिन। इन दोनों ने यह बताया कि इनके पास एक बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी जिसमें 6,40,000 के लगभग सिपाही थे। इनकी सेना के अंदर कुल मिलाकर जो सिपाही थे वो लगभग 6,40,000 के लगभग सिपाही थे। और इतनी विशाल सेना को लेकर इन्होंने पूरे इंडिया का दौरा किया, पूरे इंडिया को क्या कर दिया, रौंद डाला। और जब उन्होंने इस पूरे इंडिया का दौरा किया, भारत के अलग अलग हिस्सों में वो गए और कई सारे राजाओं महाराजाओं को हराकर अपना शासन स्थापित किया, तब ऐसा करने वाले ये भारत के पहले राजा बने। इसीलिए इन्हें कहा गया भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट कौन कहलाता है, तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट कहलाते हैं। जबकि फर्स्ट इंपीरियर की अगर बात करें तो उसमें नाम आता है महापद्म नंद का। अब यहां पे देखते हैं, तो ही हैड ट्रैम्पल्ड द होल इंडिया, जो मैंने आपको बताया कि पूरे भारत को रौंद डाला अपनी एक विशाल सेना से के माध्यम से, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। और इसीलिए इन्हें कहा जाता है भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट। और जब वो इसी क्रम में गुजरात के जूनागढ़ वाले हिस्से में गए तो वहां पर उन्होंने किसानों के लिए एक झील का निर्माण कराया था, एक जलाशय का निर्माण कराया था, जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था सुदर्शन झील। तो इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था कहां पे, गुजरात के जूनागढ़ में। और इस झील को बाद के दो शासकों के द्वारा रिनोवेट भी कराया गया था। और किन दो शासकों ने इस झील को रिनोवेट कराया था, पुनर्निर्माण कराया था, तो इसमें पहला नाम तो आता है रुद्रदामन का। रुद्रदामन के द्वारा इस झील का पुनर्निर्माण कराया गया। और वहां पर एक अभिलेख का भी निर्माण किया गया जिसे कि जूनागढ़ का अभिलेख कहा जाता है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, जो मैंने आपको बताया था सोर्सेस में। तो जूनागढ़ अभिलेख बनवाया गया रुद्रदामन के द्वारा और इस लेख का रिनोवेशन कराया गया, ध्यान रखेंगे। और ये एक और खास बात जो एग्जाम में पूछी जाती है कि ये जो अभिलेख है ये इंडिया का पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन जो जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन के द्वारा बनवाया गया, सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट। इसके अलावा एक और शासक हुए हैं गुप्त साम्राज्य में जिन्होंने इस झील का पुनर्निर्माण कराया था, जिसका नाम था स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त ने भी इस पिलर इंस्क्रिप्शन में अपने नाम को ऐड कराया था। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इस लेख का रिनोवेशन कराने वाले शासक कौन थे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ इन्हीं के शासनकाल के समय अगर हम बात करें तो जिस तरह अलेक्जेंडर ने इंडिया में इन्वेड किया था, अलेक्जेंडर का ही जो सेनापति हुआ करता था, अलेक्जेंडर का ही जो आर्म्ड जनरल हुआ करता था सेल्यूकस निकेटर, जिसे सौंपकर अलेक्जेंडर भारत का साम्राज्य छोड़कर वो चला गया था, उसी सेल्यूकस निकेटर ने अलेक्जेंडर के रास्तों पर चलते हुए ही भारत में आक्रमण करने की योजना बनाई। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय वो अपनी बड़ी विशाल सेना लेकर बितस्ता नदी के किनारों तक पहुंच गया। काबुल, कंधार, हेरात, जेड्रोसिया से होता हुआ वो बितस्ता के किनारे पर पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना देखी, उसने युद्ध करने से मना कर दिया और फाइनली उसको चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक ट्रीटी करना पड़ी, एक संधि करना पड़ी। तो यहां पे किस शासक की बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है सेल्यूकस निकेटर की। सेल्यूकस निकेटर जिसने किसके समय इन्वेजन किए थे, किसके समय आक्रमण करने की कोशिश की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। लेकिन बड़ी विशाल सेना देखकर उसने युद्ध करने से मना करा और दोनों के बीच में एक संधि हुई। और इस संधि के तहत कुछ शर्तें रखी गई जिसके कुछ पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखें। सबसे पहले तो यह डिसाइड किया गया कि काबुल, कंधार, हेरात, जेड्रोसिया जिसे बलूचिस्तान कहा जाता है, जो कि ग्रीक एम्पायर का हिस्सा थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में दिए जाएंगे। तो पहली बात तो यह हुई। दूसरी बात है ग्रीक एम्बेसडर को अपॉइंट किया जाएगा मौर्यन कोर्ट के अंदर, मौर्य दरबार के अंदर। तो फिर मेगस्थनीज को भेजा गया मौर्य दरबार में ग्रीक एम्बेसडर के रूप में, ग्रीक राजदूत के रूप में। ठीक है जी। तीसरी बात यहां पे ये डिसाइड हुआ, यहां पे तीसरी बात ये डिसाइड हुई कि जो
जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है हेलेना, उसका विवाह किया जाएगा किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हेलेना के साथ हुआ, जो किसकी डॉटर थी? सेल्यूकस निकेटर की। चौथी बात, चूंकि अब जो दुश्मनी थी वो रिश्तेदारी में बदल चुकी थी, चूंकि अब दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल चुकी थी, तो अब इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने 500 एलिफेंट्स, अपने 500 हाथी किसको भेंट किए? सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए, जिसके कारण सेल्यूकस निकेटर ने अपने साम्राज्य के जो बड़े बड़े युद्ध थे उनमें कई सारे युद्धों में विजय प्राप्त करी थी, क्योंकि उन्हें यहां से 500 के लगभग हाथी प्राप्त हुए थे। तो ये कुछ शर्तें थी, ये कुछ कंडीशंस थी जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में हम देख रहे हैं कि इन्होंने जैनिज्म को अपनाया था, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने किस रिलीजन को फॉलो किया, तो ही एम्ब्रेस्ड, ही एक्सेप्टेड जैनिज्म, और इन्होंने जैन धर्म की फर्स्ट काउंसिल का भी आयोजन कराया था अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि अराउंड 300 BC इन्होंने फर्स्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई है। और एक बात जो आपके लिए जरूरी है कि इन्हीं के शासनकाल में मगध में एक भीषण अकाल पड़ा, लगभग 12 ईयर लॉन्ग, लगभग 12 साल लंबा ये सूखा पड़ा, और इस कारण से कई सारे लोग मारे गए, कई सारे लोगों की इसमें जान चली गई। और इसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के जो संत थे भद्रबाहु, उनके साथ में और जैन अपने शिष्यों के साथ में ये साउथ इंडिया चले गए। इन्होंने अपनी पद को, अपने साम्राज्य को त्याग दिया, और इनका जो पुत्र था बिंदुसार वो अगला शासक बन गया। तो ये क्या हुए, ये जो जैन भिक्षु थे उनके साथ मिलकर ये उनके साथ ये साउथ इंडिया चले गए, अपने राजपाट को छोड़ दिया, और दक्षिण भारत में जाकर एक स्थान आता है कर्नाटक में जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। तो श्रवणबेलगोला में जाकर इन्होंने जैन धर्म के रिचुअल, जैन धर्म के व्रत सलेखना के माध्यम से अपने जीवन को त्याग दिया। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वो स्थान है चंद्रगिरी हिल्स, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना व्रत के माध्यम से अपना जीवन त्यागा था। यहां पे उनके पदचिन्ह बनाए गए हैं इस पहाड़ी के ऊपर, इस पर्वत शिखर के ऊपर, द फुटप्रिंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ऑन चंद्रगिरी हिल्स। और ये स्थान कहां पर आता है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। सभी लोगों को बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मृत्यु हुई है, जैसे ही त्यागा अपने साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने, उनका पुत्र गद्दी पर बैठा जिसका नाम है बिंदुसार। और अपने ही पिता की तरह बिंदुसार के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से। लेकिन ग्रीक लिटरेचर में इनके लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है अमित्रोकोटस, जिसका संस्कृत में मतलब होता है अमित्रघात। इट मींस ऐसा व्यक्ति जो अपने दुश्मनों को मार दे, जो अपने एनिमीज को का वध करे, उस व्यक्ति को कहा जाता है अमित्रघात या अमित्रोकोटस। तो ध्यान रखेंगे कि इन्हें अमित्रोकोटस या अमित्रघात कहा गया है। यहां पे बात की जा रही किसकी? बिंदुसार की। तो बिंदुसार जो कि अत्यंत ही महान शासक कहलाते हैं, मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक कहलाते हैं। और ध्यान रखेंगे कि इनकी जो मदर थी उनका नाम था दुर्धरा। इनकी मदर का नाम क्या हुआ करता था? इनकी वाइफ का नाम क्या हुआ करता था? दुर्धरा। अब आगे बढ़ते हैं। तो बिंदुसार वाज कॉल्ड द अमित्रोकोटस, अमित्रोकोटस के नाम से या सेलर ऑफ एनिमीज के नाम से इन्हें जाना जाता है। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बुद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों से प्राप्त होती है। जैन धर्म में इन्हें सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सिंहसेन के नाम से। इनकी लगभग 16 वाइफ हुआ करती थी, 16 वाइफ हुआ करती थी। कितनी? 16 वाइफ, है ना। इनकी मदर का नाम दुर्धरा था, नाम ध्यान रखना, मदर का नाम दुर्धरा, ना कि वाइफ का। तो इनकी 16 पत्नियां हुआ करती थी, जिनमें से सबसे फेवरेबल जो वाइफ थी उनका नाम था धर्मा या सुभद्रांगी। तो ध्यान रखेंगे, इट वाज बिलीव्ड दैट ही हैड 16 वाइफ्स, बट आउट ऑफ देम दी धर्मा वाज द मोस्ट फेवरेट। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे फेवरेबल जो वाइफ थी उसका नाम धर्मा था या सुभद्रांगी के नाम से जाना जाता है, जिनसे इनके एक पुत्र हुए थे जिसका नाम था अशोक। तो अशोक जो थे वो किसके पुत्र थे? धर्मा या सुभद्रांगी के। ये बात ध्यान रखना। इनके कई सारे पुत्र थे, ऐसा बताया जाता है कि इनके लगभग 100 के अराउंड पुत्र थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम सुसीम था, जिसे इन्होंने तक्षशिला का गवर्नर बनाया हुआ था, जिसके समय पर तक्षशिला में रिवोल्ट हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि तक्षशिला में विद्रोह किसके समय पर हुआ? तो आंसर होगा बिंदुसार के समय। तक्षशिला के जो पब्लिक थी, वहां के जो शासक थे कीचक, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और इस विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए बिंदुसार का जो पुत्र था वहां पे सुसीम, वो अनसक्सेस रहा। तो फिर अशोक को भेजा गया था उस विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन यहां पे सुसीम तो अनसक्सेस रहा, बट अशोक ने उस विद्रोह को सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया था और नियंत्रण कर लिया था। यह बात ध्यान रखेंगे। तो इनके समय पर अशोक गवर्नर हुआ करते थे कहां के? उज्जैन के। बाद में कहां के गवर्नर बने? तक्षशिला के। और सुसीम कहां के गवर्नर हुआ करते थे? तक्षशिला के। ये गांधार महाजनपद की राजधानी हुआ करती तक्षशिला। ठीक है जी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ही एक्सटेंडेड द एम्पायर थ्रू आउट द इंडिया। इन्होंने भारत में अपने साम्राज्य को लगभग पूरे भारत तक विस्तृत कर दिया था। ठीक है ना। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, लगभग मैक्सिमम पार्ट को ये कवर कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे हम देखें कि चूंकि इनके समय पर जो मौर्य साम्राज्य था वो काफी संपन्न था, काफी वेलफेयर और पावरफुल एम्पायर था, तो इसी कारण जो आउटसाइड के जो एम्पायर्स थे, भारत के बाहर के जो साम्राज्य थे, वो इनके साथ अपने पॉलिटिकल रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना चाह रहे थे, जिसमें ग्रीक जो एम्पायर था, जो पर्शियन एम्पायर था, जो इजिप्शियन एम्पायर था, वहां के शासक मौर्य साम्राज्य के साथ अपने संबंध बनाना चाहते थे। तो इसी कड़ी में कई सारे जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे या जो फॉरेन एम्बेसडर थे वो इनके समय भारत में आए। जैसे कि ग्रीक एम्बेसडर की बात करें या यहाँ पे हम अगर बात करें डाइमेकस की, तो जो डाइमेकस नाम का एम्बेसडर आया था, जो एम्बेसडर आया था, वो सीरिया के शासक के द्वारा भेजा गया, जिसका नाम एंटीओकस फर्स्ट था। तो सीरिया के जो शासक थे वो एक्चुअली ग्रीक एम्पायर का ही पार्ट था। तो जो ग्रीक रूलर थे एंटीओकस फर्स्ट, उसने अपना राजदूत भेजा था इनके समय, जिसका नाम था डायमेकस। और जब ये डायमेकस आया तो इन्होंने डायमेकस के माध्यम से कुछ वस्तुओं को सीरिया के शासक से मंगवाने की रिक्वेस्ट भी करी थी, जिसमें सूखे अंजीर हैं, सोफिस्ट है, और जो शराब या लिकर होता है उसकी या मदिरा की उन्होंने डिमांड करी थी। ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद एक दूसरा एम्बेसडर इनके समय पर आया, जिसका नाम था डायोनिसस। तो डायमेकस और डायोनिसस के नाम याद रखेंगे। डायोनिसस को जो इजिप्ट के शासक थे, जिनका नाम था टॉलमी फिलोडोल्फस, उनके द्वारा इनके दरबार में भेजा गया था। तो यहाँ पे कुछ राजाओं के नाम और कुछ एम्बेसडर्स के नाम याद रखना। जैसे बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था? मेगस्थनीज। लेकिन इनके समय कौन आए हैं? उनके एम्बेसडर्स के नाम याद रखेंगे, डायोनिसस और डायमेकस। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखें कि इनकी जो मृत्यु मानी जाती है, इनका जो साम्राज्य की जो अंत माना जाता है, वो माना जाता है लगभग 273 बीसी के अराउंड। तो 273 बीसी के अराउंड इनका निधन होता है। और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, इन्हीं का जो बड़ा पुत्र था वो गद्दी पर बैठा, लेकिन 4 ईयर के एक लंबे गृह युद्ध के बाद, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इनके कई सारे पुत्र थे, इसलिए अगला शासक कौन बने इनकी मृत्यु के बाद, उसको लेकर एक लंबा स्ट्रगल चला, एक लंबा संघर्ष चला। और उस स्ट्रगल में जो सक्सेसफुल हुआ, जो सफलता मिली, वो सम्राट अशोक को मिली। सम्राट अशोक को ये सक्सेस जो मिली, वो राधा गुप्त जो चाणक्य के एक शिष्य थे, उनके गाइडेंस के कारण यहाँ पे सम्राट अशोक को सफलता मिली। और अगले शासक जो इस साम्राज्य के बने, वो कौन बने? सम्राट अशोक बने। सभी लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी। अब आते हैं अगले शासक के बारे में बात करने के लिए, जिसका नाम क्या है? सम्राट अशोक। तो यहां पे अब हम अशोक की बात करेंगे, और इस वंश का सबसे प्रोमिनेंट और सबसे ग्रेट रूलर के रूप में जाना जाता है सम्राट अशोक को। टाइम पीरियड की बात करें तो 269 269 से लेकर इन्होंने शासन किया 232 232 बीसी तक। तो 269 से 232 बीसी तक शासन किया है किसने? सम्राट अशोक ने। अशोक के बारे में भी हमें मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन है वो जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से और कुछ ग्रीक लिटरेचर से और जो अशोक के अभिलेख हैं उनसे हमें प्राप्त होती है। ठीक है जी। अशोक को भारत के इतिहास में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में मोस्ट कॉम्पिटेंट रूलर के रूप में जाना जाता है, ग्रेटेस्ट किंग के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अशोक भारत के पहले शासक थे जिन्हें भारत में इंस्क्रिप्शंस या एडिक्ट्स के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। ये भारत के पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख का निर्माण कराया। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ही वॉज मोस्ट फेमसली नोन फॉर हिज इंस्क्रिप्शंस। ये अपने अभिलेखों के लिए भारत में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं और पहले शासक है जिन्होंने अभिलेख बनवाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अशोक को अभिलेख बनवाने की प्रेरणा किससे मिली? तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। हमने इस चीज को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो एक राजा हुआ करता था पर्सिया से संबंधित, तो जो उसका नाम था देमेत्रियास। तो पर्सिया के जो शासक थे देमेत्रियास, उनसे प्रभावित होकर अशोक ने क्या किया था? अभिलेखों का निर्माण किया था। ठीक है ना। कौन से राजा की बात हो रही है? तो जो फारसी रूलर्स थे जिनके आक्रमण भारत में हुए थे, पर्शियन किंग साइरस और डेरियस, सॉरी देमेत्रियास नहीं, डेरियस नाम का जो शासक था, उसने पहली बार अभिलेख बनवाया और अशोक उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और अशोक ने भी अभिलेख बनवाए थे। अब अशोक के ये जो अभिलेख हमें मिले हैं भारत के अलग अलग भागों से, जिसमें कि आउटसाइड इंडिया, जो आज का इंडिया, उसके आउटसाइड जैसे हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान की बात करें तो वहां से भी अभिलेख हमें मिले हैं। और अशोक के ये जो अभिलेख मिले हैं ये अलग अलग लिपियों में प्राप्त होते हैं। जैसे कि कुछ भागों के जो या कुछ हिस्सों से जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, कुछ खरोष्ठी स्क्रिप्ट में है, कुछ अरेमाइक स्क्रिप्ट में है। तो जहां पर जो भाषा या स्क्रिप्ट चलती थी उन भाषा या उन स्क्रिप्ट में अशोक ने अभिलेखों का निर्माण कराया था। यह बात ध्यान रखेंगे। लेकिन अशोक के इस अभिलेखों की भाषा को सबसे पहले अगर किसी ने डिकोड किया तो वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1837 में इनकी भाषा को समझा और अशोक के शासनकाल के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं की हमें जानकारी पता चली। इस व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप। ध्यान रखेंगे। और अशोक के अभिलेखों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। अशोक के एडिक्ट्स को हम 3 कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं क्या क्या? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अशोक के अभिलेखों को हम जो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं रॉक एडिक्ट्स, यानी कि रॉक एडिक्ट्स का मतलब हो जाता है कि शिलालेख। अब ये शिलालेख काफी बड़े बड़े शिलालेख हैं जो कि 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स कहलाती हैं और 2 कलिंग में हमें सेपरेट
जो स्टोन जो शिलालेख हैं, जो रॉक एडिक्ट्स हैं वो प्राप्त हुए। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं और 2 सेपरेट कलिंग के हम अंदर हमें 2 शिलालेख मिले हैं। अब ये जो शिलालेख है, अगर हम इनकी भाषाओं की बात करें तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, खरोष्टी स्क्रिप्ट में और अरेमाइक स्क्रिप्ट में प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि एक अभिलेख, एक शिलालेख हमें अफगानिस्तान से मिला है जिसका नाम है शेर ए कूना, जहां पे अरेमाइक स्क्रिप्ट में बात बताई गई है या इंस्क्रिप्टेड किया गया। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के 2 स्थान हैं, मनसेहरा और शहबाजगढ़ी, वहां से 2 शिलालेख मिले हैं जो कि खरोष्टी लिपि में लिखे गए। बाकी के जितने भी शिलालेख भारत में मिले हैं उनमें ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। इसके बाद हम अगर स्तंभ अभिलेखों की बात करें, पिलर एडिक्ट्स की बात करें, तो 7 यानी 7 के अप्रोक्स इनके पिलर एडिक्ट्स मिले हैं, जिसमें सारनाथ का पिलर हो गया या रुमनी देई पिलर एडिक्ट्स हो गए। इस तरह से अशोक के कई सारे ऐसे पिलर हैं, जैसे मेरठ, टोपरा, बिहार में लोरिया, अरेराज लोरिया, नंदनगढ़, इस तरह से कई सारे पिलर एडिक्ट्स अशोक के 7 के अप्रोक्स मिले हैं जिनमें ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट इसके बाद है केव एडिक्ट्स। तो अशोक ने कई सारी गुफाओं का भी निर्माण करवाया था। केव्स एडिक्ट्स भी अशोक के हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम केव एडिक्ट्स की बात करें तो कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्वकर्मा, नागार्जुनी जो केव्स हैं उन गुफाओं के अंदर अशोक ने अपने अभिलेख लिखवाए हैं और इन गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान भी दिया था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। यहां पे भी ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। तो ये कुछ अशोक के इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन से अभिलेख है जिनके बारे में हमने बात करी। अब अशोक के इन ये जो अभिलेख है ना, इनसे हमें अशोक के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। जैसे कि हम अगर अशोक के नाम की बात करें, अशोक के अगर नाम की बात करें तो अशोक का जो अभिलेख है गुर्जरा और मास्की, तो गुर्जरा और मास्की अभिलेख में अशोक का नाम हमें अशोकवर्धन और देव नाम प्रिय प्राप्त होता है। तो देव नाम प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय और अशोकवर्धन नामक नाम अशोक के अभिलेख गुर्जरा और मस्की से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर हम अशोक की वाइफ की बात करें, अशोक की पत्नियों की बात करें, तो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें अशोक के अभिलेख से प्राप्त होती है। जैसे कि अशोक की जो पहली पत्नी थी उसका नाम था देवी, जिससे कि अशोक को का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा प्राप्त होती है। अशोक की जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था कारुबकी। अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा तो कलिंग की जो राजकुमारी थी कारुबकी या चारुबकी, उसके साथ विवाह किया। अब ये जो कारुबकी है उनसे इसे एक पुत्र मिला जिसका नाम था तिस्स, और अशोक की ये पत्नी कारुबकी और उसका पुत्र तिस्स, इन दोनों के नाम हमें प्राप्त होते हैं अशोक के इलाहाबाद पिलर एडिक्ट से, जिसे क्वीन एडिक्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो अशोक का जो इलाहाबाद पिलर है जिसे क्वीन एडिक्ट भी कहते हैं, उसमें उसकी किस रानी का नाम मिलता है? तो कारुबकी का और उसके पुत्र तिस्स का। ठीक है जी, अशोक की जो तीसरी वाइफ हुई थी उसका नाम था तिस्स रखा है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, अशोक की जो 3 महत्वपूर्ण पत्नियां रही, हालांकि और भी उसकी कई वाइफ रही हैं। तो अशोक की पहली पत्नी का नाम क्या था? देवी। दूसरी पत्नी का नाम क्या बताया मैंने? कारुबकी। तीसरी पत्नी का नाम क्या था? तिस्स रखा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि अशोक के अभिलेखों में जो 13th नंबर का शिलालेख है, 13वें नंबर का जो शिलालेख है, उसमें हमें अशोक के शासनकाल में एक भीषण युद्ध की जानकारी मिलती है जो इसके शासनकाल के 8th ईयर में यानी 8वें वर्ष में लड़ा गया था। अब ये जो युद्ध था इसे जाना जाता है या भारतीय इतिहास में बोला जाता है बैटल ऑफ कलिंग यानी कलिंग का युद्ध। ये इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में लड़ा गया था, इट मींस 261 बीसी में। इस युद्ध की अगर बात करें तो इस युद्ध के बाद अशोक का जो हृदय था वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और भेरी घोष के स्थान पर इसने क्या किया? धम्म घोष का नारा दिया, यानी युद्ध के स्थान पर शांति का संदेश दिया और शांति के संदेश को ही स्प्रेड किया अपने पूरे जीवन काल में। कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो कलिंग के उस समय के जो शासक थे नंदराज के बीच में और अशोक के बीच में हुआ। इसके पीछे जो कारण बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि अशोक के द्वारा कुछ हाथियों की डिमांड की गई थी जो उसके द्वारा पूरी करने से मना कर दिया गया। इसी बात को लेकर यह युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए और इसी खून खराबे को देखकर, लाखों लोगों की डेड बॉडीज को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अब युद्ध का रास्ता छोड़कर बुद्धिज्म को अपनाया, बुद्ध धर्म को अपनाया और पूरे विश्व में शांति के संदेश को स्प्रेड किया। यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं, ये अशोक का अभिलेख है जो तक्षशिला यानी अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, जिसे शेर ए कूना अभिलेख के रूप में जाना जाता है। और इसमें स्क्रिप्ट जो यूज की गई है वो है अरेमाइक स्क्रिप्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया और बुद्ध धर्म को अपनाया और उसके बाद उसने बुद्ध धर्म के एक्सपांसन के लिए और शांति के लिए कई सारे कार्य किए। जैसे कि अशोक ने कुछ रूल्स, कुछ नियमों को तैयार किया जिन्हें कहा जाता है धम्म। तो ये एक बात ध्यान रखेंगे कि अशोक के द्वारा कुछ प्रिंसिपल्स तैयार किए गए थे जिन्हें धम्म के रूप में जाना जाता है। धम्म का मतलब क्या होता है? धम्म का मतलब बेसिकली धर्म होता है, लेकिन अशोक ने कुछ नियम बनाए, कुछ मोरल रूल्स बनाए और उन रूल्स को स्प्रेड करने के लिए उसने विश्व के या इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अभिलेख बनवाए जिसमें उसने अपने धम्म के सिद्धांतों को मेंशन कराया।
ये मोरल रूल्स थे जिसमें बोला जाता था कि भाई सभी लोगों को जीव जंतुओं का आदर करना चाहिए, जीव जंतुओं की रक्षा करना चाहिए, उनके प्रति हिंसा नहीं करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। इस तरह की कुछ बातों को उसने अपने इन प्रिंसिपल्स में मेंशन कराया था और पूरे इंडिया के अंदर उन्हें स्प्रेड करने के लिए अभिलेखों का निर्माण कराया। तो अगर हम अशोक के इन धम्म की बात करें तो ये कुछ मोरल रूल्स थे, प्रिंसिपल्स थे। और अब अशोक ने इन रूल्स को स्प्रेड करने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करी जिन्हें धम्म महामात्रा कहा जाता था। अब ये धम्म महामात्रा क्या होते थे? तो ये एक प्रकार के ऐसे अधिकारी थे जो भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर अशोक के धम्म के सिद्धांत को पहुंचाते थे पब्लिक के बीच में। इवन अशोक ने भी धार्मिक यात्रा करी और इसने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। और जब अशोक लुम्बिनी गया तो अशोक ने लुम्बिनी में एक पिलर बनवाया जहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिसका नाम है रुमनी देई पिलर। और अशोक ने वहां पर लोगों को या वहां के लोगों को टैक्स फ्री कर दिया था, ये बात भी ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद हम अगर देखें तो अशोक ने अपने पूरे शासनकाल में कई सारे स्तूपों का निर्माण कराया था, लगभग 84,000 ऐसा इतिहासकार बताते हैं। लेकिन उनमें से जो दो सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है उसमें सबसे पहला है सांची का स्तूप, ठीक है ना। सांची का स्तूप जो कि अशोक के सभी स्तूपों में सबसे लार्जेस्ट और बिगेस्ट स्तूप कहलाता है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है, भोपाल के निकट, ठीक है जी। सांची स्तूप आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से डोम शेप में ये सांची स्तूप है जिसके चारों तरफ एक सर्कुम्बुलेटरी पाथ है और कई सारे ऐसे जो गेटवेज हैं वो बनाए गए हैं अलग अलग डायरेक्शन में। इसके अलावा आप लोग देखें जो दूसरा महत्वपूर्ण स्तूप है अशोक का, इसका नाम है धमेक स्तूप, ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में। तो धमेक स्तूप और दूसरा है सांची का स्तूप। इसके अलावा अशोक का जो महत्वपूर्ण पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसमें कि हम बोलते हैं सारनाथ का पिलर अभिलेख, सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ का जो स्तंभ है जिसे इलाहाबाद स्तंभ के रूप में जाना जाता है, बाद में इसे अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में शिफ्ट करवा दिया गया था। अब ये जो अभिलेख है सारनाथ अभिलेख, इसे लायन कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। इस अभिलेख में हमें लायन के जो चित्र हैं वो दिखाई देते हैं, जो मूर्ति जो स्टेच्यूज हैं वो दिखाई देते हैं और उसमें कई सारे जो नीचे एनिमल्स है, कमल का जो फूल है, सत्यमेव जयते, ये सारी चीजें इस लायन कैपिटल में हमें मेंशन प्राप्त होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सांची की अगर हम स्तूप की बात करें तो इसके बारे में बताया जाता है कि 600 वर्षों तक ये जगह, ये स्थान क्या रहा था, एक प्रकार से अबेंडन रहा। लेकिन 1818 में एक व्यक्ति के द्वारा, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इसे डिस्कवर किया गया था जिसका नाम था जनरल टेलर। तो जनरल टेलर ने सांची वाला जो स्थान है, जो स्तूप है, उसे रिडिस्कवर किया था 1818 में, 600 वर्षों के बाद। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करें तो ये मैंने आपको बात बता दी कि अशोक ने कुछ प्रिंसिपल्स तैयार किए जिन्हें क्या कहा जाता है, धम्म या धम्म महामात्रा नाम से अधिकारियों की भी नियुक्ति करी। और इवन अशोक ने भी कई सारी जो ट्रेवलिंग से हैं वो करी और उनके माध्यम से अपने इन प्रिंसिपल्स को एक्सपांड किया। एक बात और ध्यान रखिए, अशोक ने एक शहर की भी स्थापना करी थी जिसका नाम है श्रीनगर, झेलम नदी के तट पर, जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। अशोक की जो क्वीन थी जिसका नाम तिष्य रखा था, वो अशोक के अत्यधिक बुद्धिज्म के प्रति अट्रैक्शन के कारण काफी ज्यादा दुखी और ईर्ष्या रखा करती थी। इसलिए इसने क्या किया कि जो बोधि ट्री था जिसके प्रति अशोक काफी ज्यादा समर्पित था, उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ये बात ध्यान रखेंगे कि अशोकास क्वीन तिष्यरका बिकेम एनरेज्ड बाय द अशोकास एक्सेसिव बुद्धिज्म इंक्लाइनेशन एंड डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल बोधि ट्री। लेकिन अगर इस बोधि ट्री की बात करें तो अशोक का जो पुत्र महेंद्र और संघमित्रा थे वो इसी वृक्ष के कुछ हिस्सों को लेकर श्रीलंका गए थे और श्रीलंका के अंदर इस वृक्ष को लगाया गया था और आज भी श्रीलंका में इस ओरिजिनल बोधि ट्री को देखा जा सकता है। ये ओरिजिनल बोधि ट्री का जो इमेज है ये श्रीलंका से संबंधित है, जिसे जया श्री माया बोधि के नाम से जाना जाता है। ये 1891 की इमेज है जो कि उसी ओरिजिनल बोधि वृक्ष की कहां पर है, श्रीलंका में, जो आज भी एकदम सही है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब अशोक की जो मृत्यु होती है 232 के अप्रोक्स, और उसके बाद उसका जो सक्सेसर बनता वो उसका पुत्र बनता। तो यहां पे ध्यान रखें कि इसका जो बेटा था हिस्सन कुणाल, इसका अगला सक्सेसर बना और उसके बाद दशरथ नाम का जो उसका पोता है वो अगला सक्सेसर या उत्तराधिकारी बना। और इस तरह से फिर अशोक के बाद जो मौर्य साम्राज्य था वो पहले तो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ और फिर धीरे धीरे ये साम्राज्य अत्यंत ही कमजोर होता गया और अत्यधिक अहिंसा की नीति के कारण साम्राज्य का पतन हो गया। और इस वंश का अंतिम शासक जो बना उसका नाम था बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसी के महामात्य के द्वारा कर दी गई जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दी गई और फाइनली मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड या उत्तर मौर्य काल के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी हमने मौर्यन एम्पायर को डिस्कस कर चुके हैं। अब मौर्य वंश के पतन के बाद बृहद्रथ वंश, जो बृहद्रथ नाम का जो अंतिम मौर्य शासक था, उसकी मृत्यु के बाद जो जब से ही पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो भारतीय इतिहास से माना जाता है, यहाँ पे कुछ ब्राह्मण डायनेस्टीज ने शासन किया। तो थोड़ा सा हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में। आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद
भारतीय इतिहास को हम किस नाम से जानते हैं? भारतीय इतिहास का जो अगला चैप्टर होता है उसे हम बोलते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड या उत्तर मौर्य काल। ठीक है, तो यहां पर क्या चीजें हुई, तो अब देखिए मौर्य पावर जो काफी शक्तिशाली है, मौर्य वंश काफी साम्राज्य काफी शक्तिशाली था, लेकिन मौर्यों का धीरे धीरे जब पतन हुआ तो जो पॉलिटिकल इंटीग्रिटी थी, जो राजनीतिक एकता थी, वो धीरे धीरे से क्या होने लगी, समाप्त होने लगी। इस कारण से क्या क्या चीजें हुई, सबसे पहले तो जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, जो लोकल एम्पायर्स थे, वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे, इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर करने लगे। और सबसे बड़ी बात, जो मगध में शासन करने वाले डायनेस्टीज थी, अब वो ब्राह्मण डायनेस्टीज थी, ब्राह्मण वंश थे। तो मगध में सबसे पहले तो अब ब्राह्मण डायनेस्टीज ने शासन करना शुरू किया, जिसमें शुंग, सातवाहन और कण्व वंश थे। जबकि अगर हम बात करें कि जो लोकल पावर्स थे, जो क्षेत्रीय शक्तियां स्वतंत्र होने लगी, इस कारण से ये पॉलिटिकल इंटीग्रिटी और ज्यादा वीक हुई। और इसी का फायदा उठाया फॉरेन्स ने या विदेशियों ने, और विदेशियों ने भी इस समय पर आक्रमण करने शुरू किए। तो ये जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड रहा यहाँ पे, या इस समय पर एक प्रकार से देखा जाए तो जो पॉलिटिकल इंटीग्रिटी थी उसकी कमी दिखाई दी। इस कारण से कई सारी चीजें इंडिया में हुई, कई सारी लोकल पावर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और कई सारे वॉर्स या फिर इस तरह की चीजें यहाँ देखने को मिली। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्राह्मण किंगडम्स इमर्ज्ड एंड was ruled by the rulers from the Sung, Kanva and सातवाहन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जो फॉरेन इन्वेजन्स इस समय पर हुए थे, इसमें चार आप लोगों को याद रखना है, इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, शक और यूची ट्राइब के आक्रमण हुए थे। तो इस मैप में आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सुंग एम्पायर मिल जाएगा, सुंग साम्राज्य मिल जाएगा, सुंग शासकों ने यहाँ पे शासन किया। सुंग के बाद अगर हम बात करें तो प्रतिष्ठान से सातवाहनों ने शासन किया, जो साउथ इंडिया में रूल करते हैं। और इसी समय इस साइड से, इस डायरेक्शन से कुछ फॉरेन इन्वेजन हुए, जिसमें ग्रीको बैक्टीरियन, जिन्हें हम इंडो ग्रीक्स बोलते हैं। इसके अलावा जो पार्थियंस थे उन्होंने अटैक किए थे, सीथियंस या शकों ने आक्रमण किए थे, और यहाँ पे से जो यूची ट्राइब के शासक थे या यूची जो लोग थे, उन्होंने भारत पर अटैक किए थे। ये पूरा का पूरा आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड रहा। अब एक एक करके हम चीजों को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आ रही है पहली ब्राह्मण डायनेस्टी, जिसका नाम है सुंग डायनेस्टी या सुंग वंश। सुंग वंश का शासनकाल पोस्ट मॉडर्न पीरियड में 185 से लेकर 73 BCE तक चलता है। इस वंश के जो फाउंडर थे उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और इस वंश की स्थापना कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुआ, वो आप सभी जानते हैं कि बृहद्रथ की ही हत्या कर दी थी इसी वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने, जो बृहद्रथ का ही सेनापति हुआ करते थे। ठीक है ना, तो यहां पे अगर हम बात करें तो शुंग वाज द फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी ऑफ द मगध। ठीक है, established by the पुष्यमित्र शुंग, who was the commander in chief of the last Mauryan ruler। बृहद्रथ के ही सेनापति थे, लेकिन बृहद्रथ की जो नीतियां थी वो काफी ज्यादा क्या थी, नॉन वायलेंस वाली थी। ठीक है ना, काफी ज्यादा अहिंसक नीति का पालन कर रहे थे, और उस समय जो फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे, और इस कारण से चूंकि पुष्यमित्र शुंग जो कि सेना के कमांडर थे, उन्होंने अपनी सेना का ऑर्गेनाइजेशन करना स्टार्ट किया, सेना स्थापित करना शुरू की, और इसी विवाद में, इसी बात की बहस में पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या कर दी, बृहद्रथ की, और फाइनली पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना हुई। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं, सैडेंड बाय द एक्सट्रीम नॉन वायलेंस पॉलिसी, जो मैंने आपको बताया, अत्यंत ही अहिंसक नीति से क्या हो चुके थे, काफी दुखी हो चुके थे पुष्यमित्र शुंग, एंड फाइनली ही डिसाइडेड टू किल बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या करके उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। हालांकि जो मौर्य साम्राज्य काफी विस्तृत और विशाल साम्राज्य हुआ करता था, इस समय तक काफी ज्यादा छोटा हो चुका था, और शुंग वंश, शुंग साम्राज्य की बात करें तो आप लोग देखते हैं कि इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो काफी ज्यादा कंसाइज हो चुकी हैं। मगध के अंदर ये जो साम्राज्य काफी छोटा हो चुका है। ठीक है ना, एज कंपेयर टू मौर्यन एम्पायर, अब शुंग साम्राज्य काफी स्मॉल एम्पायर है। हालांकि कैपिटल अभी भी उनकी क्या है, पाटलिपुत्र से ही इन्होंने रूल करना रूल किया है, जिसने विदिशा, विदर्भ, गुजरात, मथुरा और सांगल या सियालकोट तक उन्होंने अपने शासन को फैला दिया था। आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग इस वंश के सबसे प्रतापी और सबसे महान शासक थे, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी, और इन्होंने अपने साम्राज्य को एक्सपांड करने की काफी कोशिश की। इसके लिए उन्होंने कई सारे रास्ते अपनाए, जैसे कि जो सबसे पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे, जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे, उनका इन्होंने काफी मजबूती से सामना किया, और विदेशी आक्रमणकारियों को बॉर्डर्स से या सीमाओं से बाहर ही रखा, जिसमें इंडो ग्रीक्स और जो पार्थियन इन्वेजन थे उनका इन्होंने अपने समय पर सामना किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इनका शासनकाल 185 से 149 BCE तक चलता है, और इन्होंने लगभग 36 ईयर तक रूल किया था। ये शुंग वंश के पहले शासक थे, या बोल सकते हैं मगध के पहले ब्राह्मण रूलर भी कौन थे, पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, ही कंटिन्यू टू रूल फ्रॉम पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र को ही इन्होंने अपनी राजधानी रखा है, राजधानी को चेंज नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि इनके पहले जो थे मौर्य वंश के शासक थे, और उन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया, बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज किया था, और बुद्धिज्म के की बात करें तो काफी ज्यादा
महत्व था बुद्ध धर्म का। लेकिन यहाँ पे जैसे ही पुष्यमित्र शुंग का शासन या शुंग वंश का शासन शुरू होता है तो ब्राह्मण रिलीजन का पुनः क्या होती है, व्युत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, या फिर हम बात करें पुनर्स्थापना होती है ब्राह्मण रिलीजन की, ब्राह्मण धर्म की। और धीरे धीरे जो बुद्धिज्म है उसको थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान पहुंचाया जाता है, नुकसान पहुंचता है किसके द्वारा, पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे कई इतिहासकारों का ये कहना है कि इन्होंने जो अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूप थे उन्हें डिस्ट्रॉय कराया था। इसीलिए एक ग्रंथ है जिसका नाम दिव्यदान है। दिव्यदान में इन्हें कहा गया है डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म बिकॉज ही डिस्ट्रॉय 84,000 अप्रोक्स स्तूपास दैट वाज मेड बाय दी अशोक। तो अशोक के द्वारा जो लगभग 84,000 स्तूप, हालांकि इसके कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ऐसा किया गया था, इसीलिए इन्हें कहा जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द बुद्धिज्म। हालांकि इस प्रकार के किसी प्रकार के ऐसे सोर्स प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि इसके अपोजिट में भी हमें एक सोर्स मिलता है कि इन्हीं के समय पर जो सांची का स्तूप है वहां पे एक गेटवे का निर्माण या फिर एक स्टोन का भी कंस्ट्रक्शन पुष्यमित्र शुंग के ही समय पर हुआ था या उन्हीं के द्वारा कराया गया था। तो इस तरह के भी एविडेंस मिलते हैं। तो ये एक प्रकार से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म थे या नहीं थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पतंजलि इनके दरबार के एक पोएट हुआ करते थे या इनके दरबार में पुरोहित हुआ करते थे, जिन्होंने इनके लिए जो अश्वमेध यज्ञ है उन्हें परफॉर्म किया, और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से अपने साम्राज्य को विस्तारित भी किया था। तो यह बात ध्यान रखेंगे कि ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी एंड ही ऑर्गेनाइज अश्वमेध यज्ञ टू एक्सपांड हिज किंगडम। तो अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया, और यह यज्ञ इनके लिए किसने ऑर्गेनाइज किया? तो इनके पुरोहित या इनके दरबार के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पतंजलि। पतंजलि की बात करें तो योग के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं, योग के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं पतंजलि, और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है महाभाष्य, जो पाणिनि के बुक अष्टाध्यायी का पर एक कमेंट्री है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पतंजलि से रिलेटेड एक खास बात हमने बात करी। ड्यूरिंग हिज रेन इंडो ग्रीक रूलर्स, जैसे मैंने कहा कि इनके समय इंडो ग्रीक्स के इन्वेजन हो रहे थे, तो अराउंड 183 के आसपास जो इंडो ग्रीक रूलर था डेमेट्रियस, उसने भारत के उत्तर पश्चिम की ओर से आक्रमण किए थे। हालांकि उसके आक्रमण को सफलतापूर्वक अनसक्सेस कर दिया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, यह बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट जो इनके समय पर हुए थे, इनके शासनकाल में हुए थे, वो क्या थे कि सांची का, जो मैंने आपको बोला कि कॉन्ट्राडिक्ट जो बात हो जाती है वो ये कि सांची का जो स्तूप था और भारहूत के जो स्तूप थे उसका रिनोवेशन कराया गया था, उसका पुनर्निर्माण कराया गया था। और यहां पे आप लोग देखेंगे कि एक स्कल्पचर्ड स्टोन जो गेट पे लगाया गया सांची स्तूप के। तो ये बात कहना कि ये डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म थे, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय पर जो सांची और भारहूत के स्तूप थे उनका रिनोवेशन किया गया था, उनके सांची के स्तूप पे एक स्कल्पचर स्टोन का भी निर्माण किया गया था। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा, इन्हीं के समय पर ना इन्होंने जो विदर्भ वाला क्षेत्र है उसको भी कॉन्कर कर लिया था, और वहां के राजा यज्ञसेन को युद्ध में पराजित करके विदर्भ क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनके जो अगले शासक आते हैं, इनके बाद, इनकी डेथ होने के बाद, जैसे मैंने कहा 36 ईयर तक इन्होंने रूल किया, और इनकी मृत्यु होने के बाद इनके स्थान पर जो अगला व्यक्ति या अगला जो शासक बना वो इनका बेटा बना, जिसका नाम था अग्निमित्र। तो अब अग्निमित्र की अगर बात करें तो ये शासक बनने से पहले विदिशा के उपराजा हुआ करते थे। विदिशा वाले क्षेत्र के क्या थे? उपराजा थे अग्निमित्र। तो इनका शासनकाल काफी लंबा नहीं है, अराउंड आप देखें 8 ईयर इनका शासन चला, 149 से लेकर 141 बीसी तक शासन किया अग्निमित्र ने। और अग्निमित्र की बात करें तो इनके शासनकाल में कोई बड़ी घटना, कोई मेजर इवेंट्स नहीं हुए हैं। तो खास बात जो आपको ध्यान रखना है वो क्या कि बिफोर बिकेमिंग द रूलर और एक्सटेंडेड द थ्रोन ही वाज इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ विदिशा। तो विदिशा के उपराजा या एक महत्वपूर्ण अधिकारी या गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। ही रूल्ड अराउंड द 8 ईयर, जो मैंने आपको बताया लगभग 8 ईयर इन्होंने रूल किया, और इनके समय पर जो विदर्भ है उसको भी एम्पायर में, हालांकि इनके पिता के समय पर भी उसे कॉन्कर कर लिया गया था। तो ये बात यहां पे भी ध्यान रखें कि विदर्भ पूरी तरह से पार्ट बन चुका था किसका? शुंग साम्राज्य का। हमने जो मैप है उसमें भी देखा था कि विदर्भ जो है पार्ट था शुंग साम्राज्य का। आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसका सबसे बेहतरीन, जो सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट द पुष्यमित्र शुंग, वो है कालिदास, जो भारत के एक महान कवि हैं कालिदास। इनके द्वारा एक नॉवेल लिखा गया जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। अब मालविकाग्निमित्रम में एक तो मालविका है जो विदर्भ की राजकुमारी है, और दूसरे हैं अग्निमित्र। तो अग्निमित्र जो कि आप देख रहे हैं पुष्यमित्र शुंग के पुत्र, अग्निमित्र और मालविका के बीच की जो लव स्टोरी है, जो प्रेम कहानी है, वो वो कालिदास जी के द्वारा एक बुक में लिखी गई जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, जहां से हमें इस राजा के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। सभी लोगों को बात समझ में आ गई। और कालिदास जी को ही कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। इन्होंने कई सारे नॉवेल से
या ग्रंथ लिखे, नाट्य काव्य लिखे जिसमें मालविकाग्निमित्रम, इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, इस तरह से कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं या नॉवेल्स हैं जो इनके द्वारा लिखे गए थे। अब अग्निमित्र की मृत्यु के बाद 8 और शासकों ने शासन किए और 90 नंबर पे जो शासक आते हैं उनके समय पर एक महत्वपूर्ण घटना घटी, क्योंकि हम इतिहास में उन्हीं राजाओं की बात करते हैं जिन्होंने या तो कुछ बड़ा अचीव किया है या जिनके समय पर कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी है, ठीक है ना। अदरवाइज तो हिस्ट्री में कई सारे लोग आते हैं, कई सारे लोग शासक आते हैं, लेकिन हम कुछ ही लोगों की बात करते हैं। तो 8वें नंबर पे जो राजा आए थे उनका नाम था, सॉरी 90 नंबर पे जो राजा आए थे उनका नाम था भागभद्र, जिनका शासनकाल आप देखेंगे 114 से लेकर 83 बीसीई तक शासन किया भागभद्र ने। अब ऐसा क्या हुआ इनके समय पर, जो हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके समय पर तक्षशिला के जो इंडो ग्रीक शासक थे, क्योंकि उस समय पर वहां पे इंडो ग्रीक एम्पायर स्टेब्लिश हो चुका था, तो तक्षशिला के जो इंडो ग्रीक शासक थे एंटियोलकस नाम के, उन्होंने अपना एक एम्बेसडर भेजा था, अपना एक राजदूत भेजा था इनके शासनकाल में, इनके दरबार में विदिशा में। और जिस व्यक्ति को भेजा गया था, जिस एम्बेसडर को भेजा गया था, उसका नाम था हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस नाम का जो एम्बेसडर था, राजदूत था, वो इनके दरबार में आया था, कहां से, तक्षशिला के इंडो ग्रीक रूलर के द्वारा भेजा गया था, उसका नाम था हेलियोडोरस। अब हेलियोडोरस इनके विदिशा के दरबार में आता है और वहां पर वैष्णव रिलीजन को एक्सेप्ट करता है, वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लेता है, ठीक है ना, सॉरी भागवत रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो अब यहां पे भागवत धर्म को स्वीकार कर लेता है और इसी के बाद वो क्या करता है कि वहां पर एक पिल्लर का निर्माण करता है, एक स्तंभ का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं गरुड़ पिल्लर या गरुड़ स्तंभ। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो गरुड़ स्तंभ है, जिसे हेलियोडोरस पिल्लर भी कहा जाता है, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो आंसर होगा हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस किसके समय आया था, भागभद्र के समय पर, 14th सेंचुरी, 14th ईयर ऑफ इसके राइन, इसके शासनकाल के 14वें वर्ष में हेलियोडोरस आता है और ये विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करता है। अब ये गरुड़ जो है भगवान विष्णु का की सवारी मानी जाती है, राइड मानी जाती है, और इस तरह से आप लोग देखेंगे कि ये गरुड़ स्तंभ, जिसमें गरुड़ जो एक पक्षी होता है, उसका एक सिंबल या चित्र या इस तरह से स्टोन बनाए गए हैं इस पिल्लर के ऊपर। सभी लोगों को बात समझ में आ गई है। तो गरुड़ पिल्लर बनवाया था हेलियोडोरस ने, और किसके समय पर, भागभद्र के समय पर, जो भगवान विष्णु का ही क्या है, एक सवारी मानी जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इस वंश के अगले जो शासक थे, उसका नाम क्या है, देवभूति, जो इस वंश का अंतिम शासक भी था। 83 से 73 बीसी तक इसने शासन किया। इसके समय पर, इसी के समय पर जो इसका सेनापति था, जिसका नाम था वासुदेव, उसने इसकी हत्या कर दी और इस तरह से इस साम्राज्य का पतन हुआ। तो देवभूति वॉज द लास्ट किंग ऑफ सुंग डायनेस्टी, प्रीसीडेड बाई भागभद्र, यानी भागभद्र के बाद ये आते हैं। ही वॉज किल्ड बाई हिज ओन मिनिस्टर, तो इन्हीं के जो मिनिस्टर थे, मंत्री थे, वासुदेव नाम से, उन्होंने इनकी हत्या करके एक नए साम्राज्य की स्थापना करी और फाइनली जो सुंग वंश था उसका विनाश हुआ और कण्व वंश की स्थापना हुई, वासुदेव कण्व नाम के व्यक्ति ने। और एक दूसरा ब्राह्मण वंश यहाँ पे मगध पर शासन करने के लिए आता है, जिसका नाम था कण्व वंश या कण्व डायनेस्टी। अब आप लोग देख सकते हैं कि मगध की सीमाएं अब काफी ज्यादा छोटी हो चुकी हैं। मगध एम्पायर जो एक समय पूरे भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर साउथ इंडिया तक और इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, अब वो मात्र इतने से एरिया में सिमट कर रह जाता है इन ब्राह्मण डायनेस्टीज के समय, जिसमें सुंग हमने देखा। अब कण्व वंश के समय काफी स्मॉल एरिया हो चुका था मगध साम्राज्य का। यहां पे अगर हम बात करें कण्व वंश की, तो आप लोग देखेंगे 73 से 27 बीसीई तक इनका शासन रहा। तो काफी स्मॉल एरिया पीरियड रहा किसका, कण्व वंश का। और ये दूसरी ब्राह्मण डायनेस्टी रही मगध पर। इनमें 4 वंश शासकों ने शासन किया, जिसमें पहला व्यक्ति था वासुदेव कण्व। तो वासुदेव कण्व फर्स्ट रूलर थे जो कि इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। द कण्व वर द सेकंड ब्राह्मणिकल डायनेस्टी ऑफ द मगध। इसके बाद अगर हम बात करें तो वासुदेव कण्व वाज द फाउंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी एंड ओनली 4 रूलर्स रूल्ड इन दिस डायनेस्टी। तो इनके समय पर भी क्या हुआ कि जो ब्राह्मण रिलीजन था, जो संस्कृत भाषा थी, इनका पुनरुत्थान किया गया, इनको रिवाइव करने की कोशिश की गई और सबसे एक्सट्रीम जो डेवलपमेंट हुआ कण्व वंश के समय पर हुआ। ये बात आपको यहां पे भी याद रखना है कि जब हम सुंग वंश की स्थापना की बात करते हैं तो उस समय पर भी क्या हुआ कि ब्राह्मण रिलीजन, हिंदुइज्म, जो कास्ट सिस्टम था, जो वर्ण व्यवस्था थी, जो संस्कृत लैंग्वेज की, उसकी एक प्रकार से पुनर्स्थापना इस समय पर होना स्टार्ट हुई थी। ठीक है जी। तो नारायण कण्व इस वंश के तीसरे और सबसे ज्यादा कमजोर और इनकॉम्पिटेंट रूलर थे। और फाइनली अगर हम बात करें, इस वंश के अंतिम शासक का नाम था सुशर्मा, जिसकी हत्या कर दी गई थी इसी के सेनापति सिमुक के द्वारा। तो सिमुक नाम के व्यक्ति ने सुशर्मा की हत्या करके फाइनली कण्व वंश का विनाश किया और तीसरा ब्राह्मण वंश स्थापित हुआ, जिसका नाम था सातवाहन वंश, जिसकी स्थापना करी थी सिमुक ने। तो यहां पर अब हम बात करेंगे आंध्र सातवाहन डायनेस्टी की, जिसे सातवाहन वंश भी कहा जाता है, जिनका शासनकाल आप लोग देख रहे हैं
247 बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक किसने शासन किया? सातवाहन वंश के लोगों ने। लेकिन इनके समय पर आप ध्यान रखें कि ये जो सातवाहन वंश थे, इंडो ग्रीक, शक और जो बाकी फॉरेनर्स थे, उनके आक्रमण ज्यादा अत्यधिक होने के कारण इन्होंने मगध को छोड़कर साउथ इंडिया की ओर अपना माइग्रेशन किया और दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य फैलाया। तो सातवाहनों ने अपना साम्राज्य कहां फैलाया? साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। और इनकी राजधानी हुआ करती थी प्रतिष्ठान। तो प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था सातवाहन वंश के शासकों ने। इनका जो समाज था उसे बोला जाता है कि एक प्रकार से मात्र सत्तात्मक समाज इनके समय पर इस साम्राज्य में या इस एरिया में हुआ करता था। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करें आंध्र सातवाहन वंश की, द 3rd ब्राह्मणिकल डायनेस्टी ऑफ द मगध। और इसको फाउंड किया था किसने? सिमुक नाम के व्यक्ति ने। तो इसके संस्थापक कौन थे? सिमुक। राजधानी का नाम क्या है? प्रतिष्ठान। पैठन भी बोला जाता है, ये महाराष्ट्र में आता है वर्तमान में। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि द सोसाइटी ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी वाज मैट्रियार्चल। यहां पे मात्र सत्तात्मक समाज था। महिलाओं की पोजीशन समाज में अच्छी मानी जाती थी, महिलाओं का सम्मान किया जाता था। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इनके समय पर कौन सी भाषा का उत्थान हुआ? कौन सी भाषा को पेट्रोनाइज किया गया? तो याद रखेंगे, प्राकृत भाषा का गोल्डन पीरियड कहा जाता है सातवाहन वंश का शासनकाल। इनके समय प्राकृत भाषा का उत्थान हुआ, प्राकृत भाषा का गोल्डन पीरियड कहते हैं। कई सारे लिटरेचर या ग्रंथ लिखे गए प्राकृत भाषा में, जिसमें गुणाढ्य के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल है जिसका नाम है बृहत कथा। ठीक है, बृहत कथा। और आगे बात करें अगर सातवाहनों की, तो इनके समय एक स्थापत्य कला का विकास हुआ जिसका नाम है अमरावती स्थापत्य कला। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो इनके समय पर क्या हुआ था? फ्लरिश्ड हुआ था या फिर एक्सपांड हुआ था। जिसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, कार्ले का चैत्य। तो कार्ले नामक स्थान जो महाराष्ट्र में आती है, पुणे के पास, वहां पे एक चैत्य है। चैत्य का मतलब सभी जानते हैं, बिहार, जहां पे बौद्ध धर्म के लोग जो पूजा अर्चना करते हैं उसे बोलते हैं बिहार को चैत्य कहा जाता है। तो चैत्य जो होता है, प्रेयर हॉल होता है बुद्ध धर्म का, उसका निर्माण इस अमरावती स्थापत्य कला में किया गया। तो अमरावती स्थापत्य कला इस समय पर विकसित हुई थी। इनके समय पर प्राकृत भाषा का उत्थान हुआ था। इनके शासनकाल को गोल्डन एज कहा जाता है प्राकृत लैंग्वेज का। ठीक है, कैपिटल क्या है और कहां पे शासन किया, ये हमने बात करी। ये आप लोग एम्पायर देख सकते हैं नक्शे में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण राजाओं की अगर बात करें इस वंश के, तो इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण पहले प्रतापी शासक थे सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम इस वंश के पहले प्रतापी शासक थे, याद रखेंगे। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण शासक जो इस वंश के रहे उनका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो सेकेंड ग्रेटेस्ट रूलर जो कहलाते हैं, इस वंश में लगभग 28 शासकों ने शासन किया था। तो कई सारे राजा थे जिन्होंने इस वंश में के अंतर्गत शासन किया, लेकिन पहले प्रतापी शासक का नाम क्या? सतकर्णी प्रथम। फाउंडर का नाम तो सिमुक है, लेकिन पहले प्रतापी का नाम क्या? सतकर्णी प्रथम। इंपोर्टेंट ग्रेट रूलर के नाम याद रखने होते हैं। अब दूसरे महत्वपूर्ण कौन है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी का मतलब इनकी माता का नाम क्या था? गौतमी था। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। सॉरी सेकंड जो ग्रेटेस्ट रूलर थे उनका नाम था हाल। हाल नाम का व्यक्ति, हाल नाम के जो थे वो सेकंड ग्रेटेस्ट रूलर के रूप में जाने जाते हैं। और उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है गाथा सप्तसती। तो गाथा सप्तसती ये हाल नाम के एक शासक के द्वारा लिखी गई थी प्राकृत भाषा में, जो दूसरे महान शासक कहलाते हैं इस वंश के। अब तीसरे महान शासक की बात करें या अन्य महान शासकों की बात करें, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी 23वें नंबर के रूलर जिनका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये सारे फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला व्यक्ति सतकर्णी प्रथम, दूसरे इंपोर्टेंट हाल जिन्होंने क्या लिखी? गाथा सप्तसती नामक एक प्राकृत भाषा की बुक लिखी। ठीक है ना। तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम क्या बताया? गौतमी पुत्र सतकर्णी, सबसे ग्रेटेस्ट कहलाते हैं, 23वें नंबर के शासक थे। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण काम करने शुरू किया अपने शासनकाल में। आप लोग देखेंगे टाइम ड्यूरेशन 106 से 130 एडी तक शासन किया था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। और इनके समय पर होने वाली 3 महत्वपूर्ण चीजें या 3 नए नए कार्य, जैसे कि इन्होंने लेड के कॉइन्स इशू करना शुरू किए। इसके अलावा इन्होंने जो लैंड एरिया था, जो भूमि थी, वो ब्राह्मणों को डोनेट करना शुरू किया। ही स्टार्टेड यूजिंग मदर्स नेम बिफोर देयर नेम्स, यानी अपने नाम के पहले अपनी माताओं के नाम, अपनी मदर्स के नेम को ऐड करना शुरू किया। ये कुछ खास चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं किसके बारे में? गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में। ये आप लोग इमेज देख सकते हैं, ये एक स्टैच्यू है जो गौतमीपुत्र सतकर्णी का बनाया गया है। कहां पे? अमरावती में, जहां पे इन्होंने अपनी स्थापत्य कला का विकास किया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये है कार्ले का चैत्य। तो ये जो चैत्य है ये महाराष्ट्र के कार्ले में, पुणे के पास ये स्थान है, जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रेयर हॉल माना जाता है। ये अमरावती स्थापत्य कला में इसका निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें अनदर ग्रेट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वाज वशिष्ठिपुत्र पुलमामी। तो वशिष्ठिपुत्र पुलमामी भी इस वंश के एक महान शासक और भी थे। इसके बाद इस वंश का जो अंतिम
महान शासक था उसका नाम है श्री सतकर्णी। श्री सतकर्णी इस वंश का अंतिम महान शासक था। और फाइनली अगर हम बात करें इस वंश के अंतिम शासक की, तो पुलमावी तृतीय इस वंश के अंतिम शासक थे। पुलमावी तृतीय इस वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है ना। तो याद रखेंगे सतकर्णी प्रथम, फिर उसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसके बाद अपने हमने यहाँ पे बात करी किसकी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, और पुलमावी तृतीय अंतिम शासक, ठीक है। कार्ले का चैत्य याद रखना, अमरावती स्थापत्य कला याद रखना है, कैपिटल का नाम याद रखना है, कॉइन्स किस तरह के इशू किए गए थे इनके समय पर वो बात याद रखना, लैंग्वेज को कौन सी भाषा को पेट्रोनाइज किया गया था वो बात आपको याद रखना, फाउंडर का नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखेंगे फॉरेन इन्वेजन या विदेशी आक्रमण। अब इस समय पर जो विदेशी आक्रमण हुए अगर उनकी बात करें तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो फॉरेन इन्वेजन हुए हैं, क्योंकि पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, वीक रूलर्स का शासन चल रहा था इसी, और जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनमें आपस में क्या हो रहे थे, संघर्ष हो रहे थे। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के समय सबसे पहला वंश भारत का जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया उसका नाम था कलिंग का राजा खारवेल, जिसने अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया था मौर्यों के पतन के बाद। ये कलिंग से शासन करते थे जो कि जैन धर्म के फॉलोअर थे। आगे बढ़ते हैं, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड वाज फॉरेन पावर्स टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूअली अटैक इन इंडिया। तो इन्होंने लगातार भारत पे आक्रमण किया, इस बात का एडवांटेज उठाया, उन्होंने फायदा उठाया। और ये विदेशी आक्रमण है जिसमें इंडो ग्रीक्स, बैक्ट्रिया के, इंडो पर्थियंस, देन सीथियंस या शक जिन्हें कहा जाता है, और यूची जो कि एक जनजाति थी चाइना की, जिनसे कुषाण साम्राज्य का उदय हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे इंडो ग्रीक्स। सबसे पहले बात होगी इंडो ग्रीक्स की, क्योंकि सबसे पहले आक्रमणकारी यही थे। इंडो ग्रीक्स कौन थे अगर हम इनके बैकग्राउंड की बात करें दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत पर एक यूनानी आक्रमण हुआ था, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, जो किया था किसने, सिकंदर ने 326 बीसी में। लेकिन ये 325 बीसी में वापस लौट गया और इसने भारत के आसपास या इसका जो पूरा साम्राज्य था ये भारत पूरा छोड़कर चला गया। 33 साल की उम्र में इसका निधन हो गया था। लेकिन जैसे ही सिकंदर मरा था, उसका जो एक बड़ा विशाल साम्राज्य था, इस बड़े विशाल साम्राज्य के ही अलग अलग हिस्से हुआ करते थे, जिसमें पर्थिया भी था, जिसमें बैक्ट्रिया भी था, जिसमें पर्सिया भी था, जिसमें अफगानिस्तान का भी कुछ क्षेत्र था, और भारत के भी नॉर्थ वेस्ट वाले जो रीजन है वो भी एक एरिया था। तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसमें बैक्ट्रिया, पर्थिया, अफगानिस्तान, भारत, हिंदुस्तान, ये सारे के सारे क्षेत्र थे। अब इस पूरे साम्राज्य पे मैक्सिमम टाइम तक और सबसे ज्यादा जो कंट्रोल रहा वो किसका रहा, सेल्यूकस का रहा। तो उस पूरे एरिया को जिसपे सेल्यूकस का नियंत्रण था उसे कहा जाता सेल्यूसिड एम्पायर। क्या कहा जाता, सेल्यूसिड एम्पायर। तो जब तक सेल्यूकस रहा तब तक तो वो साम्राज्य एक प्रकार से यूनाइट रहा, लेकिन सेल्यूकस की मृत्यु होने के बाद एंटियोकस प्रथम रहा, उसके समय पर भी साम्राज्य स्थिर रहा। लेकिन 250 बीसी के दौरान इस साम्राज्य का विभाजन होना शुरू हो गया, जिसमें दो महत्वपूर्ण जो हिस्से बने, उसमें एक नाम था बैक्ट्रिया और दूसरा नाम था पर्थिया। तो ये जो दो बड़े बड़े एरियाज या दो बड़े बड़े हिस्सों में जो विभाजन हुआ सेल्यूसिड एम्पायर का, जिसमें मैंने नाम बताया बैक्ट्रिया का और पर्थिया का। तो पहले बैक्ट्रिया की अगर बात करें तो बैक्ट्रिया को ही कहा जाता है इंडो ग्रीक्स। बैक्ट्रिया को ही क्या कहा जाता है भारत के इतिहास में, इंडो ग्रीक्स। तो इस बैक्ट्रिया के जो शासक थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया ड्यूरिंग द सुंग पीरियड। और पर्थिया की बात करें तो पर्थिया के शासकों ने भी बाद में भारत पर आक्रमण किए थे। तो सबसे पहले हम इंडो ग्रीक्स की बात करें, जिन्हें हम बैक्ट्रियन रूलर्स भी बोलते हैं। इन द ईयर 183 बीसी, मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, 183 बीसी के लगभग इस वंश के पहले शासक ने भारत पे आक्रमण किया, जिस समय मगध पर शासन चल रहा था पुष्यमित्र सुंग का। किसने अटैक किया, जिसका नाम था देमेत्रियास। मैंने सुंग के समय भी आपको बताया था। तो देमेत्रियास का आक्रमण हुआ इन 183 बीसी। देमेत्रियास प्रथम वाज द फर्स्ट इंडो ग्रीक किंग ऑफ बैक्ट्रिया हु अटैक्ड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ पुष्यमित्र सुंग। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई। जैसे जैसे ये भारत में विजय प्राप्त करते जा रहा था उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र में, धीरे धीरे ये कॉन्कर करते जा रहा था एरिया को, लेकिन इसका जो खुद का एम्पायर था बैक्ट्रिया का, ये इसके हाथ से जाता जा रहा था, क्योंकि इसी के पीछे इसी का ही जो सक्सेसर था, इसी का ही जो रिलेटिव था यूक्रेडाइट, उसने इसी के साम्राज्य को कॉन्कर करना शुरू किया और धीरे धीरे वो भी भारत की ओर आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो बैक्ट्रिया के दो शासक आ गए एक साथ, जिसमें पहला व्यक्ति है देमेत्रियस, दूसरा व्यक्ति है यूक्रेडाइट। अब इन दोनों ने भारत में जो साम्राज्य जीता उसको आपस में दो हिस्सों में बांट लिया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ही कॉन्कर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ द पंजाब एंड मेड हिज कैपिटल साकल, जो कि आज के समय सियालकोट के नाम से जाना जाता पाकिस्तान में है। अनदर रूलर जिसका नाम यूक्रेडाइट्स था, जिसका मैंने आपको बताया जिक्र किया कि इसके बाद यूक्रेडाइट आता है। और अब जो था ये पूरा साम्राज्य भारत में दो हिस्सों में बट गया, एक पार्ट कहलाए यूक्रेडाइट का और एक पार्ट कहलाए किसका, देमेत्रियस का। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इन लोगों का जो साम्राज्य था वो यहां पर था भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब हम इस वंश के कुछ महान अगर शासकों की बात करें, कुछ ग्रेट रूलर की बात करें, तो इस वंश के एक बहुत ही प्रतापी और महान शासक हुए जिसका नाम था मिनांडर, या भारत के बौद्ध इतिहास में जिसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है।
तो मोस्ट फेमस एंड द प्रोमिनेंट इंडो ग्रीक रूलर वाज द मिनांडर, जिसे इंडियन हिस्ट्री में मिलिंद भी कहा जाता है, और इसने शासन किया था 160 से 120 बीसीई के अराउंड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि काफी ग्रेट रूलर था मिनांडर या मिलिंद, जो कि एक प्रकार से वॉरियर के रूप में जाना जाता है, योद्धा के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इसने बुद्धिज्म या बुद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके समय पर एक महान बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे जिनका नाम नागसेन था। तो नागसेन के द्वारा इसने बुद्ध धर्म को अपनाया, और नागसेन ने एक बुक लिखी, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मिलिंद पानो, जिसमें मिलिंद और नागसेन के बीच में जो वार्तालाप हुए हैं, जो जिस प्रकार से उन्होंने इसे बुद्ध धर्म को स्वीकार कराया, वो सारी बातों को मिलिंद पानो नामक ग्रंथ में कंपाइल किया गया है। ठीक है, अब ये जो इंडो ग्रीक्स थे, अगर हम इनकी बात करें कि इनका पतन कैसे हुआ, इस वंश का समाप्ति कैसे हुई, तो आप सभी जानते हैं कि शकों ने आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। शकों के जो आक्रमण हुए, अगर हम उनकी बात करें तो शकों को भारतीय इतिहास में क्षत्रप कहा जाता है। और ये जो क्षत्रपों का साम्राज्य था, ये भी दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक नॉर्दर्न क्षत्रप और एक वेस्टर्न क्षत्रप। तो जो पश्चिमी क्षत्रप थे, उनके जो रिपीटेड इन्वेजन हुए, इस कारण से जो इंडो ग्रीक एम्पायर था उसका भारत में पतन हो गया था। तो इंडो ग्रीक एम्पायर वाज अबोलिश्ड ड्यू टू द कंटिन्यू इन्वेजन ऑफ द सीथियंस, का मतलब है शकों के आक्रमण के कारण। नोट, तो अब इंडो ग्रीक्स के बारे में एक खास बात मैं आपको बता दूं कि ये भारत के पहले शासक थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स भारत में इशू किए, जिन्होंने सोने के सिक्के भारत में चलाए। क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, किस वंश के राजाओं ने या किस भारतीय शासकों ने, तो आंसर क्या आएगा आपका, इंडो ग्रीक्स ने। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब अगले नंबर पे हम बात करेंगे इंडो पर्थियंस की। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 बाय 1 जो आक्रमण हुए, तो इंडो ग्रीक्स के बाद इंडो पर्थियंस के इन्वेजन हुए। अब अगर हम इंडो पर्थियंस की बात करें तो भारतीय इतिहास में इन्हें पहलप कहा जाता है, और इनका भी जो साम्राज्य था वो इंडो ग्रीक्स के ही पैरेलल, इन्हीं के ही एकदम बात करें थोड़ा सा साउथ में इंडो पर्थियंस का शासन था। पर्सिया वाले इलाके में, वाले क्षेत्र में, यानी ईरान वाले क्षेत्र में इंडो पर्सियंस रूल कर रहे थे। तो अब इंडो पर्सियंस ने भारत पे इन्वेजन किए इसी पीरियड में, इसी कंटेम्प्रेरी टाइम में। अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री में इन्हें क्या कहा जाता है, पहलप। अब इस वंश के अगर शासकों की बात की जाए तो इसमें आप लोग देखेंगे कि मिथ्रेडेट्स फर्स्ट जो था वो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक या महान शासक माना जाता है इस वंश का। ही कॉन्कर्ड अ लार्ज एरिया ऑफ द सेल्यूसिड एम्पायर। तो सेल्यूसिड एम्पायर मतलब जो सेल्यूकस निकेटर का साम्राज्य था। तो सेल्यूकस निकेटर का एक लार्ज पार्ट किसने कॉन्कर किया था, मिथ्रेडेट्स नाम के पर्थियन रूलर ने। ही वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द पर्थियन डायनेस्टी हु टुक द टाइटल ऑफ किंग ऑफ द किंग, यानी राजाओं का राजा। तो पर्थियंस की जब बात करेंगे तो इसमें जो नाम आपको याद रखना है वो है मिथ्रेडेट्स का, जिसने अपने आप को क्या टाइटल लिया था, किंग ऑफ द किंग। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम था गोंडो फर्नीस, who was another great ruler of the Parthian dynasty who founded Indo-Parthian Empire in the 19th century। तो इंडो पर्थियन एम्पायर की स्थापना किसने करी थी, गोंडो फर्नीस नामक दूसरे महान शासक ने। दिस एम्पायर रन्स टिल 226 सीई एंड अगर हम बात करें इस वंश के अंतिम शासक की, तो फर्न शासन इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गई इंडो पर्थियन, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यहां से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शकों की या सीथियंस की। तो शकों की अगर बात की जाए, सीथियंस की अगर बात की जाए, तो भारतीय इतिहास में इनके भी आक्रमण हुए, और शकों को एक नोमेडिक ट्राइब के रूप में, एक जनजाति के रूप में जाना जाता है, जो कि सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया में निवास करती थी। मध्य एशिया का मतलब है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया वाला जो क्षेत्र था, वहां पर इन शकों का शासन होता था, या शक वहां पे रहने वाली एक जनजाति होती थी। लेकिन क्या हुआ कि चाइना की एक जनजाति, चीन की एक जनजाति ने जब शकों के ऊपर आक्रमण किए, तो इन सीथियंस ने अपना माइग्रेशन करना शुरू किया, और इन्होंने फिर इंडो ग्रीक्स के ऊपर, पर्थियंस के ऊपर, एंड फाइनली इंडिया में इनका माइग्रेशन हुआ, इंडिया में इनके आक्रमण हुए। तो चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले तो भारत में इंडो ग्रीक्स आए, इंडो ग्रीक्स पर्थियंस ने आक्रमण किए, और फिर इनके ऊपर किसने अटैक किए, जिसके कारण उनका पतन हुआ, तो आंसर होगा शक। लेकिन शकों ने जानबूझ के भारत पे आक्रमण नहीं किए, पहले इनके ऊपर अटैक हुए, और वो आक्रमण किसने किए, वो चाइना की एक ट्राइब ने की, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यूची। अब यूची ने भी अपने मन से आक्रमण नहीं किए, क्योंकि यूची के ऊपर भी एक और ट्राइब का अटैक हुआ था, जो मंगोलिया की अत्यंत ही बर्बर जनजाति थी, जिसका नाम था हूण। तो ये पूरा क्रम जो था, वो सीक्वेंस जो था, इस कारण से इंडिया में इस समय पर इतने सारे आक्रमण हुए। अब हम अगर बात करें इन इंडिया, द शक यूज्ड टू कॉल देम क्षत्रप। तो शक जो थे भारत में, भारतीय इतिहास में इन्हें क्षत्रप कहा जाता है, या ये अपने आप को क्षत्रप कहा करते थे। ठीक है, और ये जो शक साम्राज्य था भारत का, इसको हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं या दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इंडियन हिस्ट्री में। एक नॉर्दर्न क्षत्रप और एक सदर्न क्षत्रप, एक उत्तरी क्षत्रप और एक दक्षिणी क्षत्रप। और ये जो उत्तरी क्षत्रप थे, इनका जो मुख्य क्षेत्र था ये उत्तर वाले क्षेत्र में था, जिसमें पाकिस्तान का सियालकोट या साक्कल हो गया, या फिर मथुरा जो था वो इनके साम्राज्य के मेन सेंटर हुआ करते थे। तो तक्षशिला और मथुरा
ठीक है ना। तक्षशिला और मथुरा ये महत्वपूर्ण सेंटर थे किसके, नॉर्दर्न क्षत्रप। या सदर्न क्षत्रप की बात करें तो जो साउथ वाला जो क्षेत्र था, जिसमें कि गुजरात का, विदर्भ का, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था, वो इनके महत्वपूर्ण केंद्र थे, जिसमें उज्जैन, अवंती वगैरह क्षेत्र इनके शामिल थे। तो नासिक और उज्जैन सदर्न क्षत्रप के मेन सेंटर या मुख्य केंद्र माने जाते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस वंश के जो फाउंडर रहे इंडिया में, उसका नाम है मूसेस। तो मूस नाम का जो शासक था, वाज द फर्स्ट शक किंग ऑफ इंडिया हु एस्टेब्लिश द शक पावर इन इंडिया। तो भारत में शक पावर को एस्टेब्लिश करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, माउस या मूसा। नेक्स्ट, इसके बाद चेस्टन नाम का भी एक शासक आता है इस वंश में, जो काफी प्रतापी और महान शासक माना जाता है। चेस्टन वाज द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी। और ऐसा माना जाता है कि इसने अपनी साम्राज्य, यानी कि ये जो गद्दी पर बैठा, ये 78 बीसी के दौरान जब ये गद्दी पर बैठा, तो उसी के उपलक्ष्य में जब ये शासन पर आया, जब इसने अपना राज्याभिषेक कराया, तो उसी के उपलक्ष्य में एक इरा शुरू हुआ भारत में, जिसको हम शक इरा के नाम से जानते हैं या शक कैलेंडर के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में इतिहासकारों का मत है कि जब ये गद्दी पर बैठा, तभी से शक कैलेंडर या शक इरा की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है जी, 78 एडी में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि कुछ और, अगर प्रतापी या महान शासकों की बात करें इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शक वंश का सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है रुद्रदामन प्रथम को। रुद्रदामन फर्स्ट इस वंश के सबसे प्रतापी और महान शासक थे, जिन्होंने जूनागढ़ की जो लेक थी, सुदर्शन लेक, इसका रिनोवेशन कराया था। ये संस्कृत भाषा के काफी प्रतापी या प्रकांड माने जाते थे, काफी अच्छा नॉलेज था संस्कृत भाषा का, इसलिए इन्होंने जो जूनागढ़ अभिलेख बनवाया था वो संस्कृत भाषा में बनवाया था। जो भारत का पहला संस्कृत भाषा में बनवाया गया अभिलेख था, इंस्क्रिप्शन था, जो सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ा अभिलेख भी माना जाता संस्कृत का। तो रुद्रदामन फर्स्ट वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द शक डायनेस्टी। इन्होंने शासन किया 130 टू 150 एडी। रुद्रदामन के जो कॉइन्स थे, जो सिक्के थे, वो गुजरात के भड़ोच वाले क्षेत्र तक चला करते थे। रुद्रदामन रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक, में आपको बता चुका हूं, फिर वहां पे जूनागढ़ अभिलेख बनवाया। इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था महाक्षत्रप का। जैसे हिंदू शासक जब टाइटल लेते थे तो महाराजाधिराज लेते थे, क्योंकि इनकी जो ये अपने आप को क्षत्रप कहते थे, तो इन्होंने अपना टाइटल क्या लिया, महाक्षत्रप। ठीक है, द डिक्लाइन। अब अगर हम इस साम्राज्य के पतन की बात करें, एंडिंग की बात करें, तो कैसे इसका पतन होता है, तो शक साम्राज्य का जो समाप्ति हुई, वो गुप्त वंश के जो प्रतापी शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके द्वारा जब इस साम्राज्य के अंतिम व्यक्ति को हराया गया, उसकी हत्या की गई, तब से शकों का भारत में जो साम्राज्य था वो समाप्त हुआ। और ये अंतिम व्यक्ति का नाम था रुद्रदामन तृतीय। यहां पे आप लोग देख सकते हैं जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, इसके बाद है यूची ट्राइब या यूची जनजाति, जो चीन की जनजाति थी। चीन से इन्होंने भारत में आगमन किया था, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि एक क्रम था कि यूची जैसे चाइना की थी, इन्होंने सबसे पहले शकों के ऊपर आक्रमण किया, और फिर शकों ने जो है इंडो ग्रीक्स के ऊपर आक्रमण किया। तो इस तरह से सबसे पहले इंडो ग्रीक्स का खात्मा हुआ, फिर शक आए, और बाद में फिर यूची आए। अब ये यूचियों के ऊपर भी मंगोलिया की जो हूण जनजाति थी, उनके आक्रमण हुए। तो ये आप एक प्रकार से रूट देख सकते हैं कि सेंट्रल एशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया से काबुल, कंधार, हेरात, जेड्रोसिया होते हुए हिंदू कुश के रास्ते भारत में ये लोग आए थे। ठीक है, चलिए, तो यहां पे अगर यूची की बात करें तो द यूची वाज द ट्राइब फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न चाइना हु माइग्रेटेड अराउंड 176 बीसी। अराउंड 176 बीसी के लगभग इनका भारत में माइग्रेशन शुरू हुआ, आगमन शुरू हुआ। और ये सेटल्ड कहां पर हुए, सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में इनके फिर इन्वेजन हुए, और फाइनली ये बारवर्ड जो ट्राइब थी मंगोलिया की, उसके कारण इन्होंने भारत में सबसे पहले सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से फिर ये इंडिया की ओर आए। इन सेंट्रल एशिया यूची वाज डिवाइडेड। देखिए, सबसे पहले तो चाइना की जनजाति थी, चाइना से पहले कहां पहुंचे, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में इनका 5 शाखाओं में विभाजन हुआ, और उन 5 शाखाओं में से ही एक महत्वपूर्ण शाखा, एक महत्वपूर्ण जो ग्रुप था, जो ट्राइब थी, जिसे कहा जाता था कुषाण। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यूची जनजाति का सेंट्रल एशिया में 5 जनजातियों में विभाजन हुआ, 5 कबीलों में विभाजन हुआ, जिसमें से एक कबीला क्या था, कुषाण था। अब भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना हुई। तो कहने का मतलब यह होगा कि जो कुषाण साम्राज्य था वो इस यूची जनजाति से ही संबंधित हुआ करता था। अब कुषाण साम्राज्य की बात करें, 30 से लेकर 375 एडी तक कुषाण साम्राज्य रहा। इसमें अगर बात की जाए तो कुषाण बिलोंग टू द यूची ट्राइब, और जो यूची जनजाति है उनसे संबंधित थे। दे डिपिक्टेड मोर देन 30 डाइटीज ऑन देयर कॉइन्स। तो इन्होंने क्या किया, कुषाण वंश की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये सभी धर्म के का सम्मान करते थे, सभी धर्म के भगवानों की पूजा पाठ करते थे, उनका सम्मान करते थे। ये बात हमें कैसे पता चलती है कि इनके सिक्कों के ऊपर हमें 30 से ज्यादा अलग अलग धर्म के भगवानों के चित्र प्राप्त होते, जिससे हम इन्हें यह अनुमान लगाए कि भाई ये जो शासक थे ये काफी ज्यादा धर्मनिरपेक्ष रहे होंगे। अब जिन धर्म के भगवानों के चित्र इनके सिक्कों पर मिलते हैं, इसमें ग्रीक, जो जरथुस्ट्रियन भगवान शिव, इसके अलावा महायान
महायान बुद्धिज्म, तो सभी धर्म के भगवानों के जो चित्र थे वो इन्होंने अपने सिक्कों पर बनवाए थे। ड्यूरिंग दिस टाइम संस्कृत लिटरेचर बिगेन टू डेवलप, तो इनके समय पर भी जो संस्कृत साहित्य था उसका क्या हुआ था, निर्माण होना शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगर इस वंश के अगर हम शासकों की बात करें, राजाओं की बात करें, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कुजल कड़फिसस, जिनका टाइम ड्यूरेशन आप देखेंगे 30 से लेकर 40 एडी तक रहा। कुजल कड़फिसस की अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो ये हो जाता, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, ही एस्टैब्लिश्ड द कुषाण एम्पायर इन इंडिया एंड आल्सो एक्सटेंडेड ओवर द काबुल, कंधार एंड अफगानिस्तान। तो इस पर्टिकुलर इन पूरे एरिया पर कुजल कड़फिसस ने शासन किया और इन्हें कॉन्कर किया। नेक्स्ट, बिम ताकतु इस वंश का दूसरा शासक रहा, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए इतिहास में उसका ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता है। तो 80 से लेकर 95 एडी तक बिम ताकतु का शासन किया और उसके जो पुत्र थे उन्होंने शासन किया तीसरे नंबर पे, जिसका नाम है बीमा कड़फिसस। 95 से लेकर 127 एडी तक किसने शासन किया, बिम कड़फिसस ने। इनके समय की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे इंडिया में। तो सबसे ज्यादा प्योर अगर कोई गोल्ड कॉइन्स किसी ने इशू किए हैं तो वो इंडो ग्रीक किसने किए, कुषाण वंश के राजाओं ने किए। बिम कड़फिसस वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द कुषाण डायनेस्टी, ही वाज द सन ऑफ द बीमा ताकतु एंड फादर ऑफ द कनिष्क। तो इन्हीं के बेटे हुआ करते थे कनिष्क। मेंशन द राब्ता के इंस्क्रिप्शन में हमें इस बात की जानकारी मिलती है अफगानिस्तान के राब्ता का अभिलेख से। ड्यूरिंग हिज राइन द प्योर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड। ठीक है जी, अब बात करेंगे एक महान शासक की जिसका नाम है कनिष्क। कनिष्क इस वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक था और इसका जो शासनकाल है वो कब से कब तक चला, 127 से लेकर 140 एडी तक। कनिष्क वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी। ही मेड हिज मेन कैपिटल पुरसुपुर, इसकी मुख्य राजधानी पुरसुपुर या पेशावर थी वर्तमान में, और इसकी जो दूसरी राजधानी थी उसका नाम था मथुरा, जो मध्य प्रदेश जो उत्तर प्रदेश में आता है। इनके समय पर दो महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षु इनके दरबार में रहा करते थे, जिनका नाम था अश्वघोष और दूसरा नाम है वसुमित्र। अश्वघोष जिसने बुद्ध चरितम नामक बुक लिखी, याद रखेंगे, विशुद्धि मार्ग नामक बुक लिखी किसने, वसुमित्र ने। इनके दरबार में एक वैद्य रहा करते थे जिसका नाम था चरक, जिन्होंने चरक संहिता नामक एक महान ग्रंथ लिखा है चिकित्सा शास्त्र के ऊपर। इनके समय पर एक काफी विद्वान व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था नागार्जुन, जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया है। किसने, नागार्जुन ने। इनके नाम पर ही एक नागार्जुन डैम है कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गोल्ड कॉइन्स है जिनके ऊपर इनका चित्र बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे अगर देखें तो इन्होंने क्या किया था, जो फेमस सिल्क रूट था जिसे चाइना वापस से रीडेवलप कर रहा है सिल्क रूट सीपेक के नाम से, इस पर किसी जमाने में कनिष्क का होल्ड हुआ करता था, कंट्रोल हुआ करता था। इसके बाद ही वाज पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म, इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और बुद्ध धर्म की जो फोर्थ काउंसिल थी उसे भी ऑर्गेनाइज कराई और महायान बुद्धिज्म के ये फॉलोअर थे। हेडलेस स्टेच्यू एक प्राप्त हुआ है मथुरा में। मथुरा का हेडलेस स्टेच्यू काफी ज्यादा फेमस है, जो कि संबंधित है या बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ये स्टेच्यू किसका था, कनिष्क का था। इनके समय पर जो स्थापत्य कलाओं का विकास हुआ उसमें गांधार और मथुरा स्थापत्य कला है। गांधार स्थापत्य कला की बात करें तो इसे ग्रीको बुद्धिस्ट स्थापत्य कला के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इनके द्वारा जो युद्ध किए गए थे, जो फेमस जो बैटल्स हुए थे उसमें देखते हैं तो कश्मीर का विजय, विक्ट्री ऑफ नॉर्थन इंडिया, इन्वेजन ऑफ द किंग ऑफ पर्थिया और इन्वेजन ऑफ चाइना यानी चीन के शासकों के ऊपर भी इन्होंने आक्रमण किए थे। इसके अलावा इस वंश के अब जो अंतिम शासक रहे उसमें नाम आता है बिसिस्क, हुबिस्क, वासुदेव और कुछ अन्य महत्वपूर्ण शासक थे और फाइनली 230 एडी में ये साम्राज्य समाप्त हुआ। वासुदेव वाज द लास्ट किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी। तो यहां पर हमारा ये सारा का सारा टॉपिक समाप्त होता है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य लेफ्ट वर्ल्ड, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को अपने जीवन को समाप्त किया था किस धर्म की व्रत के माध्यम से? तो सभी लोग जानते हैं जैन धर्म का व्रत जिसे सलेखना कहा जाता है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। अगला क्वेश्चन है, क्वीन एडिक्ट और इलाहाबाद पिलर ऑफ अशोक है मेंशन द नेम ऑफ विच क्वीन ऑफ द अशोक। तो अशोक का जो इलाहाबाद पिलर है उसमें अशोक की एक रानी का नाम मिलता है। उस रानी का नाम क्या है? उस रानी का नाम है कारुबकी या चारुबकी और उसका बेटा तिस्य, जिनके नाम आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुंग रूलर परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ फॉर एक्सपांशन हिज एम्पायर। अभी मैंने आपको बताया पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, जो पतंजलि ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रूलिंग पीरियड ऑफ विच डायनेस्टी? द पोस्ट मॉडर्न पीरियड इज नोन एज द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज। तो प्राकृत भाषा का जो गोल्डन पीरियड माना जाता है वो माना जाता है किसके समय को? सातवाहनों के समय को। नेक्स्ट, इसके बाद द हेडलेस स्टेच्यू ऑफ मथुरा। भी मैंने आपको बताया कि जो हेडलेस स्टेच्यू ऑफ मथुरा है वो किससे संबंधित है? वो है कनिष्क से संबंधित। नेक्स्ट, इसके बाद विच अमंग देम इज नॉट अ फीचर ऑफ द बुद्धिस्ट स्तूप। तो जो बुद्ध धर्म के स्तूप होते हैं इनमें से क्या उसका फीचर नहीं होता है? छतरी, सर्कम्बुलेटरी बाथ, मंडप या फिर हर्मिका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? मंडप, क्योंकि मंडप जो है मंदिरों के स्थापत्य कला के फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट, बराबर केव्स कर्व्ड आउट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द किंग अशोक वाज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो अशोक ने बराबर की जो गुफाएं थी जिसमें कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी थी, ये किसको डोनेट करी थी? तो आंसर होगा आजीवक संप्रदाय के लोगों को। नेक्स्ट,
यहाँ पे कुछ आपको इंस्क्रिप्शन दिए गए हैं अशोक के, जिनको आपको उनकी स्क्रिप्ट के साथ अरेंज करना। तो शहबाजगढ़ी और मनसेहरा ये पाकिस्तान में जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। अगर बात करें कांधार जो अफगानिस्तान में, तो ये बाइलिंगुअल था ग्रीक और अरेमाइक में। और धोली और जाऊगोड़ा की अगर बात करिए उड़ीसा में, तो यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरह से ये जो अभिलेख थे ये कौन कौन सी स्क्रिप्ट से संबंधित है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द कण्व डायनेस्टी, तो कण्व वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था वासुदेव कण्व। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट एन इफेक्ट ऑफ द सुंग ऑफ मगध, तो मगध के सुंग साम्राज्य के द्वारा इनमें से क्या उनका प्रभाव नहीं था। तो सुंगों की बात करें तो इन्होंने ब्राह्मण रिलीजन को पुनर्स्थापित किया था, संस्कृत भाषा को पुनर्स्थापित किया था, ना कि जैनिज्म को। तो जैनिज्म वाज द रिवाइवल अंडर द सुंग, ये फीचर नहीं था सुंग वंश का। तो ये जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो यहां पर सारे क्वेश्चन आंसर यहां पर हमारे समाप्त होते हैं और इसी के साथ सारा कंटेंट भी समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहे सीयूटी वाला पर। थैंक यू सो मच।